ये मेरा न्यू चैनल है, इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। मैं इसमें न्यू स्टोरी लगाऊंगा। अभी कुछ टाइम के लिए अभी पुरानी स्टोरीज डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ इस पर। जल्दी में न्यू स्टोरीज अपलोड करूँगा इस पर। सबको ये हमारा मौका है, अब आगे बढ़ो, दुश्मनों को मार डालो। उनके घेराबंदी हथियारों के बिना हमें डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, दुश्मन को मार डालो। इस्तारिन सेना जो पहले बचाव की मुद्रा में थी, अब आखिरकार उसे मौका मिल गया। घेराबंदी के हथियारों के बिना उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं थी। पैदल सेना और घुड़सवार सेना ने इस मौके का इस्तेमाल कमान संभालने के लिए किया, जबकि तीरंदाज पीछे हट गए। दुश्मन से सावधान रहें, इस्तारिन सैनिकों को मार डालो। ध्यान न भटके, राजा सेबेस्टियन और जनरल मॉर्गन दोनों अभी भी सदमे में थे और अचंभित थे। जो कुछ भी हुआ वह उन्हें एक सपने जैसा लग रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दो प्रथम श्रेणी के लोगों को कम आंकना उन्हें इतना महंगा पड़ेगा। धनुर्धारी, अपने तीर तैयार करो और दुश्मन सैनिकों पर तीरों की वर्षा करो। यहां तक कि जब से इस्तारिन सैनिकों ने सभी को धोखा देने में कामयाबी हासिल की है और उनके घेराबंदी के हथियारों को नष्ट करने में कामयाब रहे हैं, तब से जुल्क्स राजवंश की सेना में अभी भी 10,000 तीरंदाज है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन गोली मार। 10,000 बाणों ने पूरे आकाश को ढक लिया। 10,000 बाणों से आकाश को ढका हुआ देखकर स्कॉट का चेहरा पीला पड़ गया। सभी लोग तीरों से बचकर रहें। टकराना, टकराना। इस्तारिन सेना में हर कोई इतनी जल्दी प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था कि उन पर बरसने वाले 10,000 तीरों से बच सके। कई सैनिकों के पास खुद को बचाने के लिए ढाल भी नहीं थी। हालांकि 10,000 तीरों की बारिश में सिर्फ इस्तारिन सैनिक ही नहीं मरे, बल्कि जुलेक्स राजवंश की कई पैदल सेना और घुड़सवार सेना भी आसमान से बरसने वाले तीरों से मर गई। हालांकि जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, सभी को एहसास हुआ कि इस्तारिन सैनिक नुकसान में थे। इस्तारिन सैनिक तेजी से मर रहे थे, जबकि जुल्क्स राजवंश के सैनिक अभी भी 45,000 से अधिक थे। हेनरी, मुझे लगता है कि अब वाइवन्स को बुलाना बेहतर होगा। इस दर पर हमारे सैनिक लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। जुल्क्स राजवंश की सेना इस्तारिन सैनिकों की तुलना में बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी संख्या के सामने संरचनाओं का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अगर हम वाइवन को बुलाते हैं तो मुझे यकीन है कि राजा सेबेस्टियन अपने 2 जनरलों को लड़ाई में शामिल होने का आदेश देंगे। हमें तब तक डटे रहना होगा जब तक महामहिम नहीं आ जाते। केवल महामहिम के पास ही उनके जनरलों से मुकाबला करने की शक्ति है। राजा आदित्य के अधीन कई लड़ाइयां लड़ने के बाद सभी सैनिकों और जनरलों को अपने दिल में विश्वास था कि उनके राजा के साथ वे कभी भी कोई लड़ाई नहीं हारेंगे। आदित्य के सैनिकों और उसके सेनापतियों का उस पर जो भरोसा था, वो अंधविश्वास जैसा था। अगर आदित्य ने उनसे कहा कि वे महाद्वीप के सबसे बड़े साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई जीत सकते हैं, तो कोई भी सेना उसके शब्दों पर संदेह नहीं करेगी। उन्हें अपने राजा के शब्दों पर इस हद तक विश्वास था कि उन्हें इस बात पर संदेह नहीं था कि उनका राजा अभी भी एक शुरुआती सेकंड ऑर्डर होने के बावजूद 2 मध्य थर्ड ऑर्डर जनरलों को हराने में सक्षम था। 10 मिनट और बीत गए। इस समय तक इस्तारिन सैनिकों ने अपनी सेना के लगभग 10,000 सैनिक खो दिए थे, जबकि जुलुक्स राजवंश ने केवल 5,000 से कम सैनिक खोए थे। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, इस्तारिन सैनिकों को पीछे धकेला जा रहा था, क्योंकि जुलुक्स राजवंश के सैनिकों ने उन पर 3 तरफ से हमला किया। धीरे धीरे सैनिकों को पीछे धकेला। ये लड़ाई अपने निर्णायक चरण में प्रवेश कर रही है, फिर भी उनके राजा अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं। मुझे लगने लगा है कि राजा आदित्य अपनी सेना को झूठी उम्मीद के साथ छोड़कर भाग गए हैं। 10 मिनट बाद ऑस्कर भी वापस आ गया। युद्ध के मैदान के चारों ओर 10 किलोमीटर के क्षेत्र की खोज करने के बाद वह राजा आदित्य के पालतू जानवरों के स्थान या छोटे छोटे निशान भी नहीं पा सका। मुझे भी इस बात पर यकीन होने लगा है। चलो 5 मिनट और इंतजार करते हैं। अगर राजा आदित्य तब तक नहीं आते, तो तुम दोनों इस लड़ाई में शामिल हो सकते हो और इस पूरी लड़ाई को जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हो, जबकि हमारे हताहतों की संख्या न्यूनतम स्तर पर हो। राजा सेबेस्टियन का दिल दर्द से भर जाता था जब भी वह अपने नष्ट हो चुके घेराबंदी के हथियारों को देखता था। प्रत्येक घेराबंदी के हथियार को बनाने में उसे 1,000 से ज्यादा शाही सोने के सिक्के और 1.5 साल का समय लगा था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन और इसी तरह 5 मिनट और बीत गए और राजा सेबेस्टियन का धैर्य जवाब दे गया। ऑस्कर, मॉर्गन, तुम दोनों जंगली हो सकते हो। दुश्मन सेना को कुचल दो और अगर संभव हो तो दुश्मन सेनापतियों को मत मारो। मैं उन्हें यातना देने में अपना समय लगाऊंगा। राजा सेबेस्टियन ने जो अपमान झेला था, उसके बाद वो इस्तारिन सैनिकों को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। वह अपने राजवंश को इस्तारिन सैनिकों के खून से शर्म से धोना चाहता था। हाँ महाराज, ऑस्कर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी।
वो अब एक खूनी जानवर की तरह लग रहा था जो अपने पूरे शरीर को दुश्मन के खून से लथपथ करने के लिए बेताब था। ऑस्कर की तुलना में मॉर्गन शांत था। वे दोनों राजा सेबेस्टियन की तरफ से गायब हो गए और इस्तारिन सैनिकों के सामने प्रकट हुए। चलो इस पार्टी को शुरू करते हैं। मॉर्गन, तुम बाईं तरफ जा सकते हो, दाईं तरफ मेरे लिए छोड़ दो। महिला जनरल मॉर्गन ने बस अपना सिर हिलाया और उसने 3 सितारा काला जादू डाला। मॉर्गन के आसपास की हवा काली धुंध में बदल गई। मॉर्गन के आसपास का 10 मीटर का क्षेत्र काली धुंध से ढका हुआ था। जब काली धुंध छटी तो मॉर्गन के चारों ओर तलवारें, भाले और धनुष पकड़े सैकड़ों कंकाल खड़े थे। मॉर्गन, जुल्क्स राजवंश की चौथी और सबसे नई जनरल। मॉर्गन को जुल्क्स राजवंश में चौथी तीसरी श्रेणी की जनरल बने हुए सिर्फ 9 साल हुए हैं। तीसरी श्रेणी में पहुंचने के बाद राजा सेबेस्टियन ने उसे चौथी जनरल बना दिया। अन्य 3 जनरलों से अलग मॉर्गन का वर्ग ज्यादा खास था। उसका वर्ग नेक्रोमेंसी था। ऐसा कहा जाता है कि वो 10,000 कंकालों को बुला सकती थी जो किसी भी पीक एक ऑर्डर को मार सकते थे। ऑस्कर के विपरीत मॉर्गन एक जादुई साधक था जिसकी प्रकृति अंधेरे से जुड़ी हुई थी। ऐसा माना जाता है कि मॉर्गन पूरे जुल्क्स राजवंश में सबसे अच्छा डार्क मैजिक उपयोग करता है। वो डार्कनेस बफ मैजिक में माहिर है। इस बीच ऑस्कर ने अपनी महान तलवार पकड़ी और इस्तारिन सैनिकों पर कूद पड़ा। मॉर्गन के आदेश पर 10,000 शक्तिशाली कंकाल इस्तारिन सैनिकों पर टूट पड़े। ये बहुत बुरा है। पूरी स्थिति और भी खराब हो गई है। स्कॉट का चेहरा 2 तीसरे दर्जे के जनरलों को भेड़ों की तरह अपने सैनिकों का कत्ल करते देख पीला पड़ गया। प्रत्येक कई इस्ट्रियन सैनिकों को बिना किसी दया के मारा जा रहा था। जैसे ही स्थिति भयावह होने लगी, सभी इस्तारिन सैनिक अचानक शांत हो गए जब उन्होंने युद्ध के मैदान को हिला देने वाली एक शक्तिशाली गर्जना सुनी। दहाड़। ऑस्कर के चेहरे पर पागलपन और खून के प्यासे भाव उस जोरदार दहाड़ को सुनने के बाद बदल गए, जिसने एक पल के लिए पूरे युद्ध के मैदान को हिलाकर रख दिया। तो उन्होंने आखिरकार दिखाने का फैसला किया। दूर से राजा सेबेस्टियन पहाड़ की चोटी पर खड़े थे और 2-4 वायवन युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रहे थे। करीब से देखने पर उसने पाया कि एक सुंदर युवक सबसे बड़े विवर्म की पीठ पर खड़ा था। लाल ड्रैगन के पंखों के जोड़े को देखकर उसने तुरंत इस युवक को पहचान लिया। भले ही दोनों ने एक दूसरे को असल जिंदगी में कभी नहीं देखा था, लेकिन दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानते थे कि कई किलोमीटर की दूरी से भी दोनों एक दूसरे को पहचान लेते थे। आदित्य। राजा सेबेस्टियन की आंखों में नफरत की चमक उभर आए। आज चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपमान का कर्ज चुकाएगा। यह वाइवन्स है, महामहिम यहाँ है, भगवान का शुक्र है। अब हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। महामहिम के साथ हमारी जीत सुनिश्चित हो गई है। जुल्क्स राजवंश के सैनिकों के लिए यह देखना अजीब था कि इस्तारिन सैनिक मुस्कुरा रहे थे और आराम कर रहे थे, जबकि उन्हें वर्तमान में 45,000 की सेना द्वारा पीछे धकेला जा रहा था। सैनिकों के थके हुए चेहरों पर जो आत्मविश्वास था, उसने जनरल मॉर्गन सहित कई लोगों को भ्रमित कर दिया। स्कॉट, एम्बर, टायलर, हेनरी, एलोनो, जोश और नाथन सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। उनके राजा के पास इस युद्ध की पूरी दिशा बदलने की शक्ति थी। अब जब उनका महामहिम यहाँ था, तो उन्हें अब किसी बात की चिंता नहीं थी। राजा आदित्य किस तरह के इंसान थे? युद्ध के मैदान में उनका दिखना ही उनके थके हुए सैनिकों को दृढ़ संकल्प देने के लिए काफी था। उनका नाम ही उन घायल सैनिकों को खड़ा करने के लिए काफी था जो पहले जमीन पर पड़े थे। भले ही इस्तारिन सैनिकों की संख्या 25,000 से घटाकर 11,000 कर दी गई हो, लेकिन उस राजा का नाम सुनते ही वे जुलेक्स राजवंश की सेना से ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे थे जो वास्तव में दुश्मन को धकेल रहे थे। राजा आदित्य वास्तव में किस तरह के शासक हैं? पहली बार नेक्रोमेंसर क्लास होल्डर जनरल मॉर्गन ने खुद से यह सवाल पूछा। राजा आदित्य की तुलना में उनके राजा सेबेस्टियन में कई जगहों पर कमी थी। दोनों राजाओं के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। एक अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ता था जबकि दूसरा जीतने के लिए लड़ता था। एक जहां घमंडी था, वहीं दूसरा आत्मविश्वासी था। राजा आदित्य के सामने सेबेस्टियन खुद को शासक कहने के भी लायक नहीं था। क्या एक सच्चे शासक को ऐसा ही होना चाहिए? मॉर्गन ने सेना में तब प्रवेश किया जब वो केवल 15 वर्ष की थी। सेना संसाधन प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी जगह थी जो उसे आगे बढ़ने में मदद कर सकती थी। मॉर्गन का लक्ष्य बस शीर्ष पर खड़ा होना था। उसने कभी भी अपनी सामाजिक स्थिति, अपनी प्रतिष्ठा या अपनी सार्वजनिक छवि की परवाह नहीं की। वो अन्य 3 जनरलों से बहुत अलग थी जो लालची और महत्वाकांक्षी थे। मॉर्गन ने बिना किसी सम्मान के राजा सेबेस्टियन की सेवा की, भले ही उसने कभी राजा सेबेस्टियन का अनादर नहीं किया। एक योद्धा के रूप में मॉर्गन केवल एक मजबूत योद्धा का सम्मान करती थी जो अपने जीवन की परवाह किए बिना मौत तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार था। जब उसने तीसरे क्रम के विवर्म के पीछे खड़े युवक को देखा,
तो उसके दिल में तुरंत उस आदमी का सम्मान होने लगा। राजा आदित्य, तुम आखिरकार आ ही गए। मैं तुमसे लड़ने के लिए तड़प रहा था। अब जब तुम यहाँ हो तो चलो नाचते हैं। आदित्य ने उस आदमी की तरफ देखा जो उसके सैनिकों का कत्लेआम कर रहा था और उसके चेहरे पर खून की प्यासी मुस्कान थी। आदित्य ने जनरल ऑस्कर के बारे में सुना था जो युद्ध में अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। जरूर, चलो तब तक नाचते हैं जब तक मौत हमें रोक न दे। आदित्य के शरीर के चारों ओर गहरे नीले रंग की बिजली लगातार चमक रही थी जब वह अपने लाल पंख फैलाकर उड़ रहा था। अगले ही पल हजारों लोगों की निगाहों के सामने आदित्य का पूरा शरीर धुंधला हो गया, इस हद तक कि सामान्य सैनिकों को केवल आदित्य ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि नीली बिजली की चमक के साथ लाल रोशनी थी। वो बहुत तेज है। राजा सेबेस्टियन का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसे दोनों की ताकत में अंतर का एहसास हुआ। पहले वो मूर्खता से आदित्य से लड़ने और उसे हराने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत था। राजा आदित्य उसे कुछ सेकंड में मार सकता है, यह आदमी उसकी क्षमता से बाहर था। क्रिम्सन ड्रैगन के क्रोध को काबू में रखते हुए आदित्य ऑस्कर के सामने आया और तेजी से उसके पेट पर एक लात मारी जिससे वो चारों ओर उड़ गया। बूम! खांसी! ड्रैगन राजा के एक शक्तिशाली किक से ऑस्कर तोप के गोले की तरह 200 मीटर से अधिक दूर उड़ गया। टकराना! ऑस्कर जनरल ने 15 मीटर बड़े एक बड़े पत्थर को कुचल दिया। पत्थर के टूटने से ऑस्कर के मुंह से खून निकला और वो दर्द से कराह उठा। अंडर्स को सभी गोल्डन टिकट के लिए धन्यवाद। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो मैं कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर रिलीज करने की योजना बना रहा हूं। टकराना! अभी क्या हुआ मुझे नहीं पता। हमला हमारे लिए बहुत तेज था। यदि जनरल ऑस्कर की जगह हम होते तो हमारा शरीर तरबूज की तरह फट जाता। किसी इंसान को तरबूज की तरह विस्फोट करने के लिए कितनी कच्ची ताकत की जरूरत होती है। राजा आदित्य की शक्ति का प्रदर्शन देखकर सैनिक दंग रह गए, परंतु आदित्य यहीं नहीं रुके। जनरल ऑस्कर को एक शक्तिशाली किक से उड़ाने के बाद आदित्य ने अपना ध्यान नेक्रोमेंसर पर केंद्रित किया। दुर्भाग्य से दुश्मन के लिए, चूंकि मॉर्गन एक नेक्रोमेंसर थी, इसलिए उसकी युद्ध शक्तियां उसके सम्मन और उसके मंत्रों में निहित थीं। स्वूश! हवा से भी तेज रफ्तार से ड्रैगन राजा जनरल मॉर्गन के पीछे प्रकट हुआ। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, क्रिम्सन ड्रैगन के क्रोध के एक वार से आदित्य ने हजारों मरे हुए लोगों को तुरंत नष्ट कर दिया। टकराना! वो बहुत तेज है, बहुत तेज। पहली बार मॉर्गन ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जो इतना तेज था। मरे हुए डोमेन! चुपचाप मॉर्गन ने अपनी सबसे शक्तिशाली जन्मजात कौशल में से एक को सक्रिय कर दिया। आदित्य को यह एहसास हुए बिना कि मॉर्गन ने अपने नेक्रोमेंसर वर्ग के कौशल में से एक को सक्रिय कर दिया है। उसने अपनी तलवार को फिर से घुमाया, जिससे क्रिम्सन ज्वाला की एक विशाल लहर निकली जिसने तुरंत 2000 अन्य मरे हुए कंकालों को नष्ट कर दिया। क्रिम्सन ब्लिंक! लाशों को मारते समय आदित्य ने अपने निष्क्रिय कौशल में से एक का उपयोग करके मॉर्गन पर पिघला हुआ बोल्ट लॉन्च किया। बिजली का लाल नारंगी बोल्ट सुपर स्पीड से मॉर्गन की ओर बढ़ रहा था। ये जानते हुए कि वो समय रहते बिजली के बोल्ट से बच नहीं सकती, मॉर्गन ने अपने पूरे शरीर को मैना से ढक लिया और हमले का सामना किया। बूम! क्या ये काम कर गया? मरे हुओं का वध करते हुए आदित्य ने एक पल के लिए मॉर्गन की ओर देखा। ड्रैगन राजा ये देखकर हैरान रह गया कि मॉर्गन अभी भी बिना किसी नुकसान के अपनी जगह पर खड़ी थी। उसके शरीर से निकलने वाले सफेद धुएं के अलावा वो पूरी तरह से ठीक लग रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, आखिर कैसे? अब मेरी बारी है। छाया गेंद! मॉर्गन के 2 शब्दों के साथ ही अंधेरे से बने 20 से ज्यादा गोले उसके पीछे प्रकट हो गए। सभी गोले एक इंसान के सिर के आकार के थे। उसके आदेश पर सभी 20 गोले बहुत तेज गति से आदित्य की ओर बढ़े। लाल ज्वाला! आदित्य ने जल्दी से छाया के गोले के सामने एक लाल दीवार बनाए, लेकिन वह किसी दूसरे व्यक्ति के आने को देखने में विफल रहा। जनरल ऑस्कर, जिसे पहले एक शक्तिशाली किक से उड़ा दिया गया था, आदित्य के पीछे दिखाई दिया जब वह छाया गेंदों से निपटने में विचलित था। समय आ गया है बदला चुकाने का, ये कहते हुए ऑस्कर ने ड्रैगन किंग को 2 हिस्सों में काटने के लिए तलवार घुमाई। आखिरी क्षण में आदित्य ने एक बार फिर बचाव के तौर पर अपने पूरे शरीर को क्रिम्सन फ्लेम से ढकने के लिए क्रिम्सन ब्लेज का इस्तेमाल किया। झनकार! युद्ध के मैदान में मौजूद हर कोई आदित्य को अपनी आंखें खोलकर देख रहा था। उस गहरे लाल रंग के वस्त्र के नीचे ड्रैगन किंग ने पीक 2 स्टार कवच पहना हुआ था जिसे रूम जादू से मंत्रमुग्ध किया गया था। क्या? ऑस्कर का चेहरा बदसूरत हो गया। ये सिर्फ पीक 2 स्टार कवच ही नहीं था, बल्कि क्रिम्सन ड्रैगन के स्केल भी आदित्य के पूरे शरीर को उसकी गर्दन से ढक रहे थे। तुम्हें लगा कि मैंने अपना शरीर असुरक्षित छोड़ दिया है? कितनी मूर्खता है। जनरल डैरेन के साथ अपनी लड़ाई के बाद से आदित्य ने हमेशा पीक 2 स्टार कवच पहनना सुनिश्चित किया है।
उसने महसूस किया कि तीसरे क्रम के जनरलों का सामना करने के लिए उसकी प्राकृतिक रक्षा पर्याप्त नहीं थी। इसलिए यहां आने से पहले उसने अपनी रक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त समय लिया। उसने अपने कवच को इस तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया था कि उसकी क्रिम्सन लपटें उसके कवच को पिघला न सके। क्रिम्सन ब्लिंक। आह! एक बार फिर ऑस्कर तोप के गोले से भी तेज उड़ गया। इस बार लाल नारंगी रंग की बिजली उसके सीने पर गिरी, जिससे उसका पहना हुआ चांदी का कवच तुरंत क्षतिग्रस्त हो गया। बिजली का झटका। जैसे ही आदित्य के चारों ओर नीली बिजली चमकी, वो एक बार फिर अपनी स्थिति से गायब हो गया। मैं पहले तुमसे निपटूंगा। ऐसा लगा जैसे आदित्य मॉर्गन के पीछे टेलीपोर्ट हो गया था, लेकिन वास्तव में वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। मुझे ऐसा नहीं लगता। आदित्य की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने महसूस किया कि उसका मन कुछ हद तक दबा हुआ है। इससे पहले कि वो समझ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो और युद्ध के मैदान में मौजूद सभी लोग तब और चौंक गए जब मॉर्गन ने क्रिम्सन ड्रैगन क्रोध तलवार को पकड़ लिया, जिसे आदित्य ने उसके गले पर निशाना बनाया। क्या? आखिर कैसे? मॉर्गन शरीर साधक नहीं है, इसलिए उसकी कच्ची ताकत इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर उसने महामहिम के आने वाले हमले को कैसे झेला? आदित्य के मन में भी दूसरों की तरह यही सवाल था। क्या हो रहा है? क्या यह उसका नेक्रोमेंसर कौशल है? आदित्य समझ नहीं पाया कि मॉर्गन ने उसके हमले को कैसे रोका। यहां तक कि जब उसने उसके पिघले हुए बोल्ट पर हमला किया, तब भी वो उसके हमले का सामना करने में सक्षम थी और बिना किसी नुकसान के बच गई। सिर्फ मेरा मनोबल ही नहीं दबा है, बल्कि मेरी ताकत और चपलता भी कम हो गई है। आदित्य ने हताशा में दांत पीस लिए। ये पहली बार था जब उसने खुद को इस तरह की स्थिति में पाया था। दुर्भाग्य से अब मरने का समय आ गया है। भले ही मॉर्गन आदित्य का बहुत सम्मान करती हो, लेकिन वह आदित्य को मारने की कोशिश करने में संकोच नहीं करेगी। युद्ध के मैदान में दुश्मनों के लिए दया की कोई गुंजाइश नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मॉर्गन के आदेश पर उसके शेष मरे हुए प्राणियों ने आदित्य को घेर लिया, जबकि वो चुपचाप अपना एक मंत्र पढ़ रही थी। मौत की छाया लहर। आदित्य ने देखा कि मॉर्गन का पूरा शरीर अंधेरे में चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे की एक अतिरिक्त परत उसके शरीर के चारों ओर फैल गई हो। क्या हो रहा है? हालांकि उसे सोचने का समय नहीं मिला, क्योंकि मरे हुए कंकाल हर तरफ से हमला करने लगे। पहले मुझे इन मरे हुए कंकालों से छुटकारा पाना होगा। आदित्य ने अपना हाथ हिलाया और लाल रंग की आग की 1-1 मीटर की दीवार आदित्य के चारों ओर जमीन को ढक गई और एक निश्चित सीमा के भीतर सभी कंकालों को राख में बदल दिया। अगर ब्लैक हॉट न होता तो मेरा मन पूरी तरह से दब जाता। उसने मेरे साथ क्या किया? आदित्य ने देखा कि मॉर्गन चुपचाप एक और मंत्र का जाप कर रहा था। अरे, वो एक और शाप प्रकार का मंत्र लेने जा रही है। खांसी। अचानक आदित्य को चक्कर आने लगा और सिर हल्का होने लगा। वो अपने दाहिने घुटने पर गिर पड़ा और खून की खांसी करने लगा। मुझे उससे दूर जाना होगा। यह नेक्रोमैंसर जो भी जादू कर रहा था। आदित्य को एहसास हुआ कि जैसे ही वह उसके पास गया, उस पर उसका असर हुआ। अंडरस्कोर सहन शक्ति 199/209 अंडरस्कोर स्वास्थ्य 209। उसने अवश्य ही कुछ ऐसा किया होगा जिससे मेरी सहनशक्ति और स्वास्थ्य धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना आदित्य ने लाइटनिंग डैश कौशल को सक्रिय किया और मॉर्गन से दूर चला गया। स्वूश। आदित्य मॉर्गन से 100 मीटर दूर दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि उनका मान और अन्य आंकड़े अब दबे नहीं थे और उनकी सहनशक्ति और स्वास्थ्य भी गिरना बंद हो गया था। तो वो वास्तव में शाप प्रकार के मंत्रों का उपयोग कर रही थी। इस दुनिया में कुछ लोग शाप प्रकार के मंत्रों का उपयोग करने में माहिर हैं। शाप मंत्रों का मुकाबला पवित्र जादू या पवित्र विशेषता कलाकृतियों द्वारा किया जा सकता है। एक नेक्रोमैंसर के रूप में यह आदित्य की गलती थी कि उसे एहसास नहीं हुआ कि मॉर्गन भी शाप प्रकार के मंत्रों का उपयोग कर सकता है। यही कारण है कि वह मेरे हमलों का इतनी आसानी से सामना कर पाए। उसने शायद कोई ऐसा जादू किया होगा जिससे उसकी रक्षा शक्ति बढ़ गई हो और विरोधियों की हमलावर शक्ति कुछ समय के लिए कम हो गई हो। जब आदित्य मॉर्गन से लड़ रहा था, तो वह एक पल के लिए एक खास व्यक्ति के बारे में भूल गया था। ऑस्कर, जिसे पिघले हुए बोल्ट से उड़ा दिया गया था। उसने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी आदित्य मॉर्गन से लड़ने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था और इस बिंदु पर राजा आदित्य व्यवहारिक रूप से उसे अनदेखा कर रहा था। इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मुझे अनदेखा करने की? ऑस्कर ने गुस्से में अपना पहना हुआ चांदी का कवच उतार दिया। आदित्य के हमले से कवच अब बेकार हो गया था क्योंकि वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। ऑस्कर फिर से आदित्य का सामना करने के लिए दौड़ा, लेकिन अचानक एक काली ज्वाला ने उसे मारा। टकराना। किस कमीने ने मुझ पर अचानक हमला करने की हिम्मत की? जब धुआं शांत हुआ, तो ऑस्कर अंततः उस प्राणी को देख पाया जिसने उस पर छिपकर हमला करने की हिम्मत की थी। मैं तुमसे मुकाबला करूंगा।
तीसरे दर्जे का नौसिखिया वाइवन, जिसने खुद को आदित्य के सामने समर्पित कर दिया था, ऑस्कर के सामने खड़ा था। वाइवन जानता था कि उसे अपने राजा को दूसरे तीसरे दर्जे को खत्म करने के लिए पर्याप्त समय देने की जरूरत है, फिर उसके राजा को इस घमंडी इंसान को मारने में कोई समस्या नहीं होगी। तुम कीड़ा हो। इस समय ऑस्कर का गुस्सा और भी बढ़ रहा था। उसकी इच्छा किसी ताकतवर से लड़ने की थी। जब वह ताकतवर प्रतिद्वंद्वी आखिरकार सामने आया तो उसे नजरअंदाज कर दिया गया और उसे एक कीड़े से लड़ने के लिए मजबूर किया गया। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। धमाका। हर कोई रुकना मत। अब जब महामहिम यहाँ है तो हमारी जीत लगभग पक्की हो गई है। 3 पीक द्वितीय क्रम वाइवन्स के साथ लगातार जुलेक्स राजवंश की सेनाओं पर हमला करते हुए आदित्य के 7 जनरलों और उनके शेष सैनिकों ने युद्ध का रुख बदलने में सक्षम थे। वर्तमान में वे दुश्मन को धकेल रहे थे क्योंकि दुश्मन सैनिकों की संख्या तेजी से कम होती जा रही थी। आधी रात को खोया बच्चा। सभी की तरह एम्बर अकेले सैकड़ों दुश्मन सैनिकों से लड़ रही थी। वर्तमान में 7 कप्तानों में से वो सबसे मजबूत थी। जागृति, शाही लोमड़ी वंश ने उसकी जादुई शक्ति के साथ साथ उसके शारीरिक आंकड़ों को भी बढ़ाया है। धमाका, दुस्वप्न स्लैश धमाका। जब लोमड़ी रानी बिना रुके अपने दुश्मनों का कत्लेआम करती रही तो अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। एक पल के लिए एम्बर ने अपनी हत्याओं की होड़ रोक दी, जब उसे लगा कि उसका सारा मन उसके दिल में वापस जा रहा है। ऐसा लगता है कि वह अब स्वस्थ नहीं रही। चलो इस मौके का उपयोग करें और इस कुतिया को मार डालें। दुश्मन सैनिकों ने गलती से मान लिया कि एम्बर के पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि वह रुकी हुई थी। सो दुश्मन पैदल सेना के सैनिक उत्साह में एम्बर पर टूट पड़े। आखिरकार उन्हें 7 जनरलों में से एक को मारने का मौका मिला। हालांकि जब सैनिकों ने 10 मीटर की रेखा पार की तो उन्होंने अंबर के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान देखी, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। धमाका। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, एम्बर के शरीर से मन की एक शक्तिशाली लहर निकली। एम्बर के मन और शक्तियों में तेजी से वृद्धि को महसूस करते हुए अन्य जनरलों ने 1 सेकंड के लिए रुककर अपने चेहरों पर मुस्कान के साथ एम्बर को देखा। सभी समझ गए कि क्या हो रहा है। यहां तक कि आदित्य, जो दूर से मोगन पर हमला कर रहा था, एक पल के लिए रुक गया, यह महसूस करते हुए कि एम्बर के साथ क्या हो रहा था। तो वह आखिरकार आगे बढ़ रही है। कोई रास्ता नहीं, वो टूटकर गिर गई। जो सैनिक पहले उत्तेजना में एम्बर को मारने के लिए दौड़े थे, अब पीले चेहरों के साथ एम्बर को देख रहे थे और उनके पैर बेकाबू होकर कांप रहे थे। एम्बर ने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोली। मुझे वाकई जूलिया का शुक्रिया अदा करना है, जिसने मुझे वो सारी गोलियां दी। एम्बर की शारीरिक साधना शुरुआती दूसरे क्रम तक पहुंच गई थी, जबकि उसकी जादुई साधना मध्य पहले क्रम तक पहुंच गई थी। वो अपनी रक्तरेखा को जगाने और जूलिया द्वारा उसके लिए बनाई गई गोलियों की वजह से इतनी तेजी से प्रगति करने में सक्षम थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं युद्ध के बीच में से निकल जाऊंगी। अब मरने का समय आ गया है लड़कों। एम्बर ने पहले कुछ कदम शान से उठाए। हर बार जब वो एक कदम आगे बढ़ती तो सैनिकों को ऐसा लगता कि वे इस लोमड़ी रानी की सुंदरता से सम्मोहित हो रहे हैं। दूसरे क्रम पर पहुंचने के बाद एम्बर का आकर्षण भी बढ़ गया। अंबर के आसपास की हवा जोर से हिलने लगी। अगले ही पल जब सैनिकों ने अपनी आंखें झपकाईं तो अंबर गायब हो चुका था। स्वूश। वो कब चली गई मुझे नहीं पता। टकराना। अब जब एम्बर दूसरे क्रम पर पहुंच गई थी तो उसे रोकना असंभव था। कोई भी सैनिक उसे रोक नहीं सकता था। अपने ब्रह्म जादू और अपनी चपलता के साथ एम्बर तीसरी सबसे घातक शक्ति बन गई थी, जिसके परिणामस्वरूप जुल्क्स राजवंश के सैनिकों का पतन हुआ। अंडरस्को सभी उपहारों और स्वर्ण टिकटों के लिए धन्यवाद। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लाल ज्वाला। ये मरे हुए लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। आदित्य ने अपना हाथ हिलाया क्योंकि लाल रंग की लपटों की एक बड़ी लहर मोगन को घेरने लगी थी। अब तक देखी गई सबसे गर्म लपटों में से एक से घिरे होने के बावजूद मोगन ने कोई घबराई हुई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसका चेहरा समुद्र के पानी की तरह शांत था। कुछ ही सेकंड में लाल रंग की लपटों की 5 मीटर ऊंची दीवारों ने मोगन को चारों तरफ से घेर लिया। लाल रंग की लपटों के पास या संपर्क में आने वाले सभी मरे हुए लोग तुरंत राख में बदल गए। यह अंत है मोगन। जैसे ही आदित्य के शरीर के चारों ओर नीली बिजली चमकने लगी, वो अपनी पूरी गति से मोगन की ओर दौड़ पड़ा। वर्तमान में आदित्य की गति 577 तक पहुंच गई थी, जो तीसरे क्रम की गति से मेल खाने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। मोगन ने ऊपर देखा जब आदित्य उसके ऊपर से उड़ रहा था। आदित्य ऊपर की ओर उड़ने लगा। हर सेकंड के साथ वो और ऊपर होता जा रहा था। उसने चुपचाप आदित्य से निपटने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसे आश्चर्य और झटका लगा। जब आदित्य जमीन से 1 किलोमीटर ऊपर था तो उसने उड़ना बंद कर दिया। उसने अपने शरीर को 1 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने दिया।
राजा सेबेस्टियन और मॉर्गन असमंजस में आदित्य को देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह आदमी क्या योजना बना रहा है। गुरुत्वाकर्षण के कारण आदित्य कुछ ही सेकंड में तेजी से जमीन पर गिरने लगा। जब वो जमीन से सिर्फ 50 मीटर ऊपर था तो उसके शरीर के चारों ओर लगातार चमक रही नीली बिजली का रंग बदलकर लाल हो गया। क्रिम्सन ब्लिंक। अगले ही पल मॉर्गन और राजा सेबेस्टियन की डरावनी निगाहों के सामने, जो दूर से इस पूरी लड़ाई को देख रहे थे, आदित्य का पूरा शरीर लाल बिजली में बदल गया। पूरी प्रक्रिया इतनी तेज थी कि राजा सेबेस्टियन और मॉर्गन के अलावा किसी और को एहसास भी नहीं हुआ कि क्या हुआ। क्या? मॉर्गन की अविश्वास भरी निगाहों के सामने क्रिम्सन बिजली बहुत तेजी से उड़ी, इतनी तेजी से कि वह प्रतिक्रिया नहीं कर सकती थी। जब बिजली का बोल्ट उसके सिर से टकराने से बस कुछ मीटर दूर था तो आदित्य अचानक अपने मानव रूप में वापस आ गया। वापस रूपांतरित होने के बाद भी वो भयानक गति से गिरता रहा, इतनी तेजी से कि मॉर्गन प्रतिक्रिया नहीं कर सकती थी। टकराना। आदित्य ने हवा में ही अपना शरीर घुमाया और क्रिम्सन ड्रैगन क्रोध तलवार का उपयोग करके मॉर्गन के दाहिने कंधे पर वार किया। मौन। जैसे ही मॉर्गन को घेरने वाली लाल लपटें गायब होने लगी, युद्ध के मैदान में मौजूद सभी लोगों को एहसास हुआ कि लड़ाई खत्म हो गई है। जुल्क्स राजवंश के सैनिक ये देखकर चौंक गए कि उनकी शक्तिशाली जनरल मॉर्गन घुटनों के बल बैठी है और उनका सिर नीचे झुका हुआ है। मॉर्गन के शरीर पर एक बड़ा सा घाव था जिससे लगातार खून बह रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्यों? मॉर्गन को किसी और से बेहतर पता था कि आदित्य उस वार में उसकी जान ले सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर उसका गला काटने से परहेज किया। इसके बजाय उसने उसके दाहिने कंधे पर वार किया। मॉर्गन जानना चाहती थी कि आदित्य ने उसकी जान क्यों बचाई, जबकि वो उसका दुश्मन था। गलत मत समझो, तुम्हें मारना बेकार होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरे उपयोग है। ये कहते हुए, अन्य प्रतिक्रियाओं की परवाह किए बिना, आदित्य ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक गुलाम कॉलर निकाला और मॉर्गन के गले में डाल दिया। गुलाम कॉलर रून जादू से मंत्रमुग्ध हो गया है। 4वें क्रम से कम किसी के पास उसके आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो कॉलर उनके गले को फाड़ देगा। अब से तुम मेरे गुलाम हो, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा मालिक हूं। उसके बाद से तुम्हारी सारी आजादी प्रतिबंधित हो गई है। मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मैं तुम्हारा राजा हूं। आदित्य के देर से आने का एक कारण ये था कि वह इस 2 सितारा कॉलर को मंत्रमुग्ध कर रहा था जो उसे अशोक शहर के खजाने में मिला था, रून जादू के साथ। मॉर्गन निस्संदेह जुल्क्स राजवंश के सबसे बेकार और प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। चूंकि आदित्य के पास आधिकारिक तौर पर कोई तीसरा क्रम नहीं है, इसलिए शुरू से ही वह मॉर्गन, पूर्व जनरल को अपना गुलाम बनाने की योजना बना रहा है। अपने तीसरे वायवन और मॉर्गन के साथ इस्टारिन साम्राज्य के पास नेपोका साम्राज्य के खिलाफ भविष्य की लड़ाइयों में कहीं बेहतर विकल्प होंगे। इससे न केवल इस्टारिन साम्राज्य की सैन्य शक्ति बढ़ेगी, बल्कि आदित्य की सेना को और अधिक विकल्प भी मिलेंगे। हो सकता है कि भविष्य में वो एक विशेष 8वां डिवीजन खोल सके जहां मॉर्गन सैनिकों को नेक्रोमेंसी के बारे में सिखाएगा। सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? जबकि जुल्क्स राजवंश के सभी सैनिक अपने जनरल की हार और इस तथ्य से गहरे सदमे में थे कि दुश्मन ने उनके जनरल को अपना गुलाम बनाने की हिम्मत की, राजा सेबेस्टियन उस अनुभव का अनुभव कर रहे थे जिसे लोग निराशा कहते हैं। उन्हें पता था कि उनके राजवंश का अंत हो चुका है। 50,000 की शक्तिशाली सेना अब 20,000 से भी कम रह गई है। हर बीतते सेकंड के साथ 3 पीक द्वितीय श्रेणी के वायवन, राजा आदित्य के 7 सेनापतियों और खुद राजा आदित्य के हमले में सैनिक लगातार मर रहे थे। क्या मैंने इस्तारिन साम्राज्य पर हमला करके वाकई गलती की? जिस साम्राज्य को वह कभी छोटा और महत्वहीन समझता था, वो अब 100 जोड़ साल के शासन को खत्म करने वाला साम्राज्य बन गया था। राजा सेबेस्टियन को अब पछतावा होने लगा था। मुझे युद्ध शुरू नहीं करना चाहिए था। काश मैं इतना धैर्यवान होता। अभी सेबेस्टियन का पूरा शरीर कांप रहा था क्योंकि वो क्रिम्सन ड्रैगन पंख वाले उस आदमी को देख रहा था जो अब उसके दूसरे जनरल को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। मुझे ड्रैगन को उकसाना नहीं चाहिए था। सेबेस्टियन ने अपना सिर हिलाया और आदित्य को अंतहीन नफरत से देखा। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरे पास अभी भी पूरा जुल्क्स राजवंश मेरे नियंत्रण में है। जब तक मैं मुख्य 7 शहरों में से किसी एक में वापस लौटने में कामयाब हो जाता हूं, मैं एक और भी बड़ी सेना लेकर वापस आऊंगा और तुम्हें नष्ट कर दूंगा। सेबेस्टियन युद्ध के मैदान की विपरीत दिशा में भागने लगा। जब तक मैं राजधानी वापस नहीं आ जाता, मैं नाइलैंड के राज्य से मदद मांगूंगा। नाइलैंड का राज्य नेपोका और जुलुक्स राजवंश दोनों की सीमाओं पर स्थित एक साम्राज्य था। नाइलैंड के राज्य ने दोनों पड़ोसी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण राजनीतिक संबंध बनाए रखे। ऐसी संभावना थी कि नाइलैंड का राज्य जुलुक्स राजवंश के राजा की मदद करेगा,
लेकिन इस युद्ध में उनके शामिल न होने की संभावना भी मौजूद थी क्योंकि राज्य में वर्तमान समय में सिंहासन उत्तराधिकार की समस्या थी। बिना किसी की जानकारी के राजा सेबेस्टियन भाग निकला। इस बीच जनरल ऑस्कर तीसरे क्रम के विवर्न के खिलाफ लड़ाई जीतने की कगार पर था, जबकि विवर्न एक शुरुआती तीसरे क्रम का प्राणी था। ऑस्कर एक ऐसा व्यक्ति था जो एक ही समय में कई शुरुआती तीसरे क्रम के प्राणियों से लड़ने के लिए काफी शक्तिशाली था। इस कीड़े को खत्म करने का समय आ गया है। वर्तमान में आदित्य का पालतू जानवर अपनी चेतना खोने की कगार पर था। उसके शरीर पर सैकड़ों घाव और कट थे। उसके काले तराजू से लाल रक्त बह रहा था। वाइवन में मुश्किल से अपना सिर उठाने की भी ताकत बची थी। वाइवन के शीर्ष पर खड़े होकर ऑस्कर ने अपनी महान तलवार उठाई और 2 सितारा हथियार के चारों ओर अपना मान इकट्ठा किया ताकि अपने अंतिम प्रहार को और भी अधिक शक्तिशाली बना सके। स्वूश, मुझे खेद है, लेकिन मैं तुम्हें अपने प्यारे पालतू जानवर को मारने नहीं दे सकता। इससे पहले कि महान तलवार वाइवन के सिर पर गिरती, ऑस्कर ने आदित्य के शब्द सुने। अगले ही पल उसने हवा का झोंका महसूस किया। जब हवा का झोंका उसके पास से गुजरा तो ऑस्कर को अचानक लगा कि उसके दाहिने हाथ में कुछ गड़बड़ है। कैसा लग रहा है? आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। आदित्य की निगाहों को देखकर ऑस्कर ने उलझन भरी नजर से नीचे देखा। जब उसने नीचे देखा तो अपनी भयभीत और कांपती आंखों के नीचे उसने देखा कि उसका दाहिना हाथ वाइवन के सिर पर गिर रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन एक क्षण के लिए पूरा युद्ध क्षेत्र शांत हो गया, क्योंकि पीड़ा से भरी एक ऊंची चीख की आवाज सुनकर सभी ने क्षण भर के लिए लड़ाई बंद कर दी। कोई रास्ता नहीं, जनरल। बचे हुए जुलेक्स राजवंश के सैनिक जो इस आखिरी उम्मीद के साथ लड़ाई जारी रखे हुए थे कि उनके जनरल ऑस्कर राजा आदित्य और वाइवन को हरा देंगे, उनकी आखिरी उम्मीद भी राजा आदित्य के सामने अपने जनरल को घुटने टेकते देख टूट गई। जितना मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता हूं, उतना ही किसी ऐसे व्यक्ति को अपना गुलाम बनाना जो इतना हिंसक और आक्रामक स्वभाव का हो, मेरे अपने राज्य को नुकसान पहुंचाने के समान होगा। ये कहते हुए आदित्य ने ठंडे दिमाग से अपनी क्रिम्सन ड्रैगन क्रोध तलवार ऑस्कर के गले में घुसा दी। डिंग, आपका स्तर ऊपर हो गया है। 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 डिंग, आपने लेवल कर लिया है। दूसरे सेनापति की मृत्यु के साथ ही सभी शत्रु सैनिकों में इस युद्ध को जारी रखने की अंतिम इच्छा भी समाप्त हो गई। सभी ने युद्ध करना बंद कर दिया और आदित्य की ओर देखने लगे। एक पल के लिए युद्ध के मैदान में किसी ने भी कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं की। वाइवन को 2 सितारा उपचार की गोलियां खिलाने के बाद आदित्य ने पूरे युद्ध के मैदान का निरीक्षण करने के लिए कुछ मिनट बिताए। अब तक पूरा युद्ध क्षेत्र बर्बाद हो चुका था। ये लगभग 50,000 सैनिकों की कब्रगाह बन चुका था। पूरा युद्ध क्षेत्र लाल खून से रंगा हुआ था। हर जगह लाशें पड़ी थीं। हजारों सैनिक जमीन पर पड़े थे, जो गंभीर रूप से घायल दिख रहे थे। तलवारें, भाले, धनुष और सभी तरह के हथियार युद्ध के मैदान में पड़े हुए थे। ये युद्ध अब समाप्त हो गया है। जो लोग आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, वे अपने हथियार नीचे रख सकते हैं और अपने हाथ ऊपर करके जमीन पर घुटने टेक सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि इस्तारिन साम्राज्य आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। जो लोग अभी भी आदित्य को आगे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बचे हुए सैनिकों ने अपने हथियार नीचे रख दिए और अपने हाथ ऊपर करके जमीन पर घुटने टेक दिए। एम्बर, सब कुछ संभाल लो। मुझे एक राजा से निपटना है जिसने भागने का फैसला किया है। हाँ महाराज। अगले ही पल आदित्य युद्ध के मैदान से गायब हो गया। आदित्य ने जानबूझकर राजा सेबेस्टियन को भागने दिया। उसे पूरा भरोसा था कि वो उसे पकड़ सकता है। साथ ही जैकई, बूढ़ा माजिन नेता, गुप्त रूप से राजा सेबेस्टियन का पीछा कर रहा है। दृश्य परिवर्तन। मैं दुश्मन के हाथों में नहीं पड़ सकता। मैं जीवित रहूंगा और इस्तारिन साम्राज्य का अंत देखूंगा। मैं अपने हाथों से उस राजा का जीवन समाप्त करूंगा। बस आप प्रतीक्षा करें राजा आदित्य। जैसे जैसे राजा सेबेस्टियन राजधानी की ओर भागते रहे, वे अपने क्रोधित और निराश हृदय को शांत करने के लिए आदित्य को शाप दे रहे थे। क्या तुम सच में सोचते हो कि महामहिम तुम्हें भूल गए हैं? राजा सेबेस्टियन अपने सफेद घोड़े से लगभग गिर ही गया जब उसने अपने पीछे से एक अपरिचित आवाज सुनी। अनजाने में उसका पूरा शरीर अकड़ गया। सेबेस्टियन को अचानक लगा जैसे मौत ने उससे बात की हो। सेबेस्टियन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किए बिना आगे बढ़ता रहा। उसने बस आवाज को अनदेखा कर दिया क्योंकि उसे अपने पीछे किसी का एहसास नहीं हो रहा था। एक पल के बाद उसे लगा कि वो कुछ सुन रहा है। स्वूश, टकराना। लेकिन आदित्य इस आदमी को कैसे जाने दे सकता था? आदित्य ने जल्द ही सेबेस्टियन को ढूंढ लिया। उसने जुल्क्स राजवंश के राजा के पूर्व सदस्य को एक लात से उड़ा दिया। सेबेस्टियन की पीठ एक बड़े पेड़ के तने से टकरा गई। वह अनजाने में दर्द से कराह उठा।
जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि उसका सबसे बुरा सपना उसके सामने खड़ा है। आदित्य, उस आदमी को देखकर जिसने उसे 2 सप्ताह से भी कम समय में बर्बाद कर दिया। सेबेस्टियन कांपने लगा और उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। मुझे याद रखना। आदित्य अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। वो अभी भी नहीं भूल पाया है कि उसने उस दुस्वप्न में क्या देखा था। उस दुस्वप्न में राजा सेबेस्टियन ने उन लोगों को बेरहमी से प्रताड़ित किया और बाद में मार डाला जिनकी वो परवाह करता था। अगर मैंने भविष्य नहीं बदला होता तो पूरा परिदृश्य सुरक्षित होता। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक रहा होता। आदित्य एक ऐसा व्यक्ति था जो द्वेष रखता था। उसने अमोस को मार डाला था और अब राजा सेबेस्टियन को। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सेबेस्टियन और ज़ैकई जो आदित्य के पीछे खड़े थे, दोनों ने भ्रम में ड्रैगन किंग को देखा। अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो भी तुम नहीं समझोगे। मरने का समय आ गया है। आदित्य ने राजा सेबेस्टियन का सिर धड़ से अलग करने के इरादे से क्रिम्सन ड्रैगन का क्रोध उठाया। हा हा हा। मौत को इतना करीब देखकर राजा सेबेस्टियन अचानक पागलों की तरह हंसने लगे। भले ही आप मुझे मार दें, मेरे वफादार लोग आपके सामने झुकेंगे नहीं। फिर ये लड़ाई जारी रहेगी। सेबेस्टियन के आखिरी शब्द सुनकर आदित्य के होंठ मुड़ गए। हे, चूंकि तुम मरने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बता दूं कि जब तुम और तुम्हारी सेना हमसे लड़ने में व्यस्त थी, तो मैंने चुपके से अपने आदमियों को तुम्हारे सभी वफादार आदमियों की हत्या करने के लिए भेजा था। अब जबकि तुम भी मरने वाले हो, तो तुमने जो अनुबंध करके रईसों को बांधा था, वो अब प्रभावी नहीं रहेगा, जिसका मतलब है कि वे आजाद हो जाएंगे। नहीं। राजा सेबेस्टियन ने अविश्वास से आदित्य की ओर देखा। अगले ही पल आदित्य ने सेबेस्टियन का सिर धड़ से अलग कर दिया और इस तरह जुलिक्स राजवंश के अंतिम शासक की कहानी समाप्त हो गई। डिंग, आपका स्तर ऊपर हो गया है। 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 सभी स्वर्ण टिकटों के लिए धन्यवाद। और भी अध्याय आने वाले हैं। महाराज, क्या ऐसा है? अंबर और अन्य लोग आदित्य के पास पहुंचे और राजवंश के पूर्व राजा की मृतदेह को देखने से खुद को रोक नहीं सके। हाँ, ये राजा सेबेस्टियन का सिर है। जुलुक्स राजवंश और इस्टारिन साम्राज्य के बीच युद्ध अब समाप्त हो गया है। अब से कोई जुलुक्स राजवंश नहीं रहेगा। जुलुक्स राजवंश के सभी क्षेत्र इस्टारिन साम्राज्य के शासन के अधीन होंगे। आदित्य ने माजिन गांव के नेता जाचरी की ओर देखा। बूढ़े आदमी, राज्य के सभी कुलीन लोगों को ये संदेश भेजो, जो लोग विद्रोह करने की हिम्मत करेंगे, उन्हें मार दिया जाएगा। समझ गया महाराज। आदित्य जानता था कि राजा के नए राजा के रूप में सेवा करने में कुलीन लोग बहुत खुश होंगे। जुल्क्स राजवंश के पिछले शासकों के विपरीत, जिन्होंने एक अनुबंध के माध्यम से कुलीनों को गुलाम बनाया था, आदित्य ने उन्हें 100 से अधिक वर्षों के अभिशाप से मुक्त कर दिया था। कुलीनों को पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या सबसे अच्छा है। यदि वे विद्रोह करना चाहते हैं, तो राजा आदित्य उन्हें किसी भी तरह से जीवित नहीं रहने देंगे। इसके अलावा अब जब नेपोका साम्राज्य ने इस्तारिन साम्राज्य पर युद्ध की घोषणा कर दी है, तो पड़ोसी साम्राज्य विद्रोही रईसों के पास सेना भेजने की स्थिति में नहीं होगा। वर्तमान में नेपोका साम्राज्य इस्तारिन साम्राज्य की ओर अपने चल रहे मार्च पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। जब तक आदित्य नेपोका साम्राज्य की मार्चिंग सेनाओं को हराने में कामयाब हो जाता है, तब तक कोई भी इस्तारिन साम्राज्य को जुल्क्स राजवंश क्षेत्र पर कब्जा करने से नहीं रोक सकता। अगर नेपोका साम्राज्य अपनी हमलावर सेनाओं के साथ जीतने में कामयाब हो जाता है, तो वे इस्टारिन साम्राज्य पर दो तरफ से दबाव बनाते रहेंगे। भले ही इस्टारिन साम्राज्य जुलुक्स राजवंश पर दावा करे, नेपोका साम्राज्य विद्रोह करने वाले रईसों को सैन्य सहायता प्रदान करके किसी भी तरह के आंतरिक संघर्ष को पैदा करने के लिए अपनी शक्तियों में कुछ भी करेगा। इसके अलावा, अगर इस्टारिन साम्राज्य ये बड़ी लड़ाई हार जाता है, तो नेपोका साम्राज्य के साथ युद्ध समाप्त नहीं होगा। संक्षेप में, नेपोका साम्राज्य के साथ इस बड़ी लड़ाई को हारने से इस्टारिन साम्राज्य, जिसने जुल्क्स राजवंश क्षेत्र पर दावा किया है, और नेपोका साम्राज्य, जो जुल्क्स और इस्टारिन साम्राज्य दोनों के साथ सीमा साझा करता है, जो अब ड्रैगन राजा के अधीन एक एकल साम्राज्य बन गया है, के बीच एक और बड़ा युद्ध होगा। आदित्य ने फिर अपना सिर घुमाकर अपने सातों जनरलों की ओर देखा। हेनरी और एलेनो? हाँ महाराज। दोनों ने तुरंत आदित्य के सामने घुटने टेक दिए और सिर झुका लिया। तुम दोनों 5000 सैनिकों के साथ अशोक शहर वापस जाओगे और अगले आदेश तक शहर की रक्षा करोगे। समझ गया महाराज। इसके अलावा यहां घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य ने फिर एम्बर और अन्य लोगों की ओर देखा। एम्बर, स्कॉट, टायलर, नाथन और जोश, मैं चाहता हूं कि तुम सब बाकी सेना को लेकर राजधानी की ओर बढ़ो। मार्जिन्स ने पहले ही राजा सेबेस्टियन के सभी वफादार लोगों की हत्या कर दी है।
राजधानी शहर की ओर बढ़ो और शहर को नियंत्रण में रखो। अगर कोई विद्रोह करता है तो मैं तुम्हें उस व्यक्ति को मारने की शक्ति देता हूं। समझा? एम्बर ने एक पल के लिए झिझकते हुए पूछा, महाराज, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं व्रेन शहर जा रहा हूँ। नेपोका साम्राज्य ने हम पर युद्ध की घोषणा कर दी है। वर्तमान में 50,000 की सेना व्रेन शहर के किले की ओर बढ़ रही है। मुझे नेपोका सेना को रोकने और युद्ध को समाप्त करने के लिए वहां जाना होगा। आदित्य की बातें सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई इतना शांत कैसे रह सकता है? अंबर को आखिरकार समझ आ गया कि कल रात आदित्य इतना बेचैन क्यों दिख रहा था। महाराज शुरू से ही जानते थे कि उन्हें किसका सामना करना पड़ रहा है। वे दो सेनाओं का सामना कर रहे थे, जिनकी संयुक्त सेना 100,000 थी और जो उन्हें हराने के लिए आगे बढ़ रही थी। लेकिन उनके कंधों पर इतना दबाव होने के बावजूद उन्होंने कभी अपनी कमजोरी नहीं दिखाई। इन तथ्यों को समझते ही राजा आदित्य के प्रति सभी का सम्मान 10 गुना बढ़ गया। एम्बर और अन्य लोगों की चिंता भरी निगाहों को देखकर आदित्य मुस्कुराया और उन्हें आश्वस्त किया, ज्यादा चिंता मत करो, नेपोका सैनिकों को कुचल दिया जाएगा। दुर्भाग्य से मैं आप सभी को अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि इससे मेरी गति धीमी हो जाएगी। मेरे वाइवन्स और उसके साथ नेपोका सेना के पास हमारे खिलाफ कोई मौका नहीं होगा। सभी ने मॉर्गन की ओर देखा, जो पूर्व जनरल था और अब आदित्य का गुलाम बन चुका था। एम्बर को आखिरकार राहत महसूस हुई। जब महामहिम के साथ 2 तीसरे दर्जे के प्राणी हो तो क्या गलत हो सकता है? अब जबकि जुल्क्स राजवंश की बची हुई सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया है, आदित्य के पास 26,000 से ज्यादा सैनिक थे। लेकिन 26,000 सैनिकों में से 19,000 से ज्यादा घायल थे और उन्हें इलाज की जरूरत थी। 26,000 सैनिकों में से कुछ हजार सैनिकों ने एक या कई अंग हमेशा के लिए खो दिए थे या कुछ को गहरी चोटें आई थी। उन सैनिकों का सैनिक के रूप में करियर मूल रूप से खत्म हो गया था। क्या तुम लड़ सकते हो? आदित्य ने तीसरे क्रम के वाइवन को देखा जो उसके पीछे लेटा हुआ था। अब तक जूलिया द्वारा बनाई गई उपचार गोलियों की बदौलत उसके अधिकांश बड़े घाव ठीक हो गए हैं। अगले कुछ घंटों में वाइवन पूरी तरह स्वस्थ हो जाना चाहिए। मेरे राजा, मुझे एक और लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। मुझे माफ करें लेकिन मुझे अपना मैना ठीक करने के लिए कुछ समय चाहिए। पिछली लड़ाई में मैंने अपना सारा मैना खत्म कर दिया था। वाइवन की बात सुनकर हर कोई थोड़ा हैरान था। जोश और अन्य लोगों ने पहले भी वाइवन से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन तीसरे क्रम के छोटे ड्रैगन ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कोई समस्या नहीं, आप ठीक होने के लिए अपना समय ले सकते हैं। जहां तक आप तीनों की बात है, आप तीनों एम्बर और अन्य लोगों का अनुसरण कर सकते हैं और राजधानी की ओर जा सकते हैं। अगर कुछ भी होता है तो एम्बर के आदेशों को सुनना सुनिश्चित करें। आदित्य जानता था कि उसके जनरलों को कुछ सैनिकों का वध करना होगा जो अन्य सैनिकों की तरह आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। 3 पीक सेकंड ऑर्डर वाइवन होने से उसके जनरलों को बहुत मदद मिलेगी। तुम्हारा क्या हाल है? आदित्य ने मॉर्गन की ओर देखा जो आदित्य से 50 मीटर दूर जमीन पर बैठा था। मॉर्गन ने अपना सिर उठाया और चेहरे पर कोई भावना व्यक्त किए बिना आदित्य की ओर देखा। मैं अब ठीक हूं, लेकिन मैं उड़ नहीं सकती। मॉर्गन और अन्य लोगों ने मान लिया कि आदित्य मॉर्गन को अपने साथ नेपोका साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए ले जा रहा है। मॉर्गन, तुम भी एम्बर के साथ जा सकते हो। एम्बर की बातें जरूर सुनना। कुछ और आदेश और निर्देश देने के बाद आदित्य व्रेन शहर की ओर उड़ चला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन व्रान शहर। दुश्मन को 4 से 5 घंटे में आ जाना चाहिए। क्या सब कुछ तैयार है? ड्यूक सरलिस्ट ने पूछा। कुर्सी पर बैठे हुए ड्यूक सरलिस्ट ने उन रिपोर्टों को पढ़ा जो उनके जनरल हकू ने उन्हें सौंपी थी। महाराज, सब कुछ तैयार है। जैन और 13,000 की सेना जल्द ही आ जाएगी। इस युद्ध में शामिल होने आए सेवानिवृत्त सैनिकों को मिलाकर अब हमारे पास 27,000 से ज्यादा सैनिक हैं। हमारे 27,000 सैनिकों में 8,000 से ज्यादा तीरंदाज, 11,000 पैदल सैनिक और 8,000 घुड़सवार सैनिक हैं। और अंत में हमारे पास नाइलैंड साम्राज्य से नए आयातित घेराबंदी के हथियार हैं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है? किस बारे में, महाराज? इस बड़ी लड़ाई के बारे में, दुश्मन को हराने की हमारी संभावनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? ईमानदारी से कहूं तो हमारे नए आयातित घेराबंदी हथियारों के साथ भी मुझे संदेह है कि हम जीत सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात का यकीन है, अगर हम हार भी जाते हैं तो भी दुश्मन को इस लड़ाई में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारे सैनिक बिना किसी कारण के मरेंगे। हा, ड्यूक सरलिस को अचानक हंसते देख हकू थोड़ा उलझन में पड़ गया। हे प्रभु, क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, इस युद्ध के बाद दुश्मन राजा का जो बदसूरत चेहरा होगा उसकी कल्पना करके ही मुझे हंसी आ गई। हकू, हम ये युद्ध नहीं हारेंगे। महामहिम ने मुझसे कहा है कि युद्ध शुरू होने से पहले वे आएंगे।
लेकिन महामहिम, क्या आपने मुझे यह नहीं बताया कि जुल्क्स राजवंश भी 50,000 सैनिकों के साथ मार्च कर रहा था? वर्तमान में जुल्क्स राजवंश और महामहिम को युद्ध के बीच में होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि महामहिम इतनी लंबी दूरी तय करके समय पर पहुंच पाएंगे। हैक, मैं तुम्हें ये बता दूं, इस महामहिम पर कभी संदेह मत करना। हमारा राजा ऐसा व्यक्ति है जो भविष्य देख सकता है। चीजों की भविष्यवाणी करने की उसकी क्षमता भयानक रूप से सटीक है। अगर उसने कहा कि वह आने वाला है, तो मुझे यकीन है कि वह आएगा। इसके बारे में सोचो, हम सभी ने मान लिया था कि हम दुश्मन के खिलाफ पिछली लड़ाइयां हार जाएंगे, लेकिन महामहिम हम सभी को चौंका देने में कामयाब रहे और मुश्किल और असंभव लड़ाइयां जीत ली। कभी कभी हमें भविष्य पर भरोसा करके भरोसा करना पड़ता है। हमारा राजा हमें कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे ही हकू और ड्यूक सर्लिस आगामी युद्ध पर चर्चा कर रहे थे, एक दूत कमरे में घुस आया। टकराना, इत्सुकी, इस तरह के व्यवहार का क्या मतलब है? क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें जबरन घुसने के लिए मौत की सजा दे सकता हूं? हकू दूत द्वारा किए गए कार्य से खुश नहीं था। ड्यूक सर्लिस की उपस्थिति में इस तरह का व्यवहार बहुत अपमानजनक था। आपकी कृपा, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन मुझे अभी अभी अग्रिम मोर्चे से जो रोमांचक समाचार मिला है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इत्सुकी नाम का सैनिक ड्यूक सर्लिस और हकू के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। लेकिन तुम बस नहीं कर सकते। रुको हकू। जब ड्यूक सर्लिस ने अपना दाहिना हाथ उठाया तो हकू रुक गया। ड्यूक सर्लिस ने देखा कि इत्सुकी का शरीर उत्तेजना में थोड़ा कांप रहा था। आप बोल सकते हैं, महाराज, हमारे सूत्रों के अनुसार राजा आदित्य ने राजा सेबेस्टियन और जनरल ऑस्कर को सफलतापूर्वक मार डाला है। अब राजा आदित्य व्रान शहर की ओर जा रहे हैं। क्या? ड्यूक खड़ा हुआ और इत्सुकी नामक सैनिक को आश्चर्य और असीम खुशी से देखा। ड्यूक सर्लिस को लगा जैसे स्वर्ग ही इस्टारिन साम्राज्य को आशीर्वाद दे रहा हो। एक क्षण के बाद ड्यूक सर्लिस ने अंततः खुद को शांत किया। क्या ये सच है? 100 और 10% सच है। न केवल महामहिम ने युद्ध जीता है, बल्कि अब उन्होंने अपने जनरलों को राजधानी पर कब्जा करने के लिए भेज दिया है। जल्द ही पूरा जुल्क्स राजवंश इस्टारिन साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। ये शब्द सुनकर ड्यूक सर्लिस पागलों की तरह हंसने लगा। हा हा हा, यही तो मैं इंतजार कर रहा था। ऐसा लगता है कि स्वर्गीय राजा अहमद वास्तव में जानते थे कि आदित्य किस तरह का आदमी है। ड्रैगन किंग के साथ हमारा राज्य स्वर्ण शिखर में प्रवेश करेगा। इसी तरह ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे पड़ोसी राज्यों में फैल गई। कई लोग इस खबर से हैरान रह गए। जबकि इस्टारिन साम्राज्य के नागरिक खुश थे, नेपोका साम्राज्य के नागरिक निराश थे। दूर की भूमि पर जुलुक्स राजवंश के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित, जो अब इस्टारिन साम्राज्य का हिस्सा बन गया है, एक और बड़ा साम्राज्य था जो साम्राज्य कहलाने के करीब था। यह नाइलैंड का साम्राज्य था। महाराज, अब जब जुलुक्स राजवंश का पतन हो चुका है, तो मुझे लगता है कि यह हमला करने का सही मौका है। कृपया मुझे जुलुक्स राजवंश पर हमला करने की अनुमति दें, जिसने अब इस्तारिन साम्राज्य पर कब्जा कर लिया है। मुझे संदेह है कि इस्तारिन साम्राज्य के पास अपने पूरे क्षेत्र की रक्षा करने के लिए पर्याप्त सैनिक हैं। अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। 6 ट्रेवर्टीन स्तंभों में से प्रत्येक को घेरने वाली पॉलिश की हुई अंगीठी सिंहासन कक्ष के हर हिस्से को रोशन करती है और हर चीज को नारंगी चमक से ढक देती है। ढलान वाली छत पर नक्काशीदार सममित पैटर्न टिमटिमाती रोशनी में नाचते हैं, जबकि मूर्तियां और स्मारक इस भव्य हॉल के चूना पत्थर के फर्श पर नीचे देखते हैं। सिंहासन से एक सफेद कालीन नीचे की ओर फैला हुआ है और पूरे हॉल को घेरता है, जबकि दीवारों पर मुकुटों के साथ स्वेलो टेल बैनर सजे हुए हैं। प्रत्येक बैनर के बीच एक छोटा झूमर लटका हुआ है। उनमें से कई को जलाया गया है और बदले में उनके नीचे दिवंगत शासकों के चित्रों को रोशन किया गया है। स्वर्गीय मोजाइक की ऊंची, रंगीन कांच की खिड़कियों के किनारे बैनरों के समान ही हरे रंग के पर्दे लगे हैं। पर्दों को फैंसी लटकन और प्रभावशाली सुई के काम से सजाया गया है। चीनी मिट्टी से बना एक भव्य सिंहासन राज्य के एक विशाल चित्र के सामने रखा हुआ है, तथा उसके साथ 2 समान रूप से प्रभावशाली सीटें हैं, जो सभी मामलों में शाही महारानी की सहायता करने वालों के लिए है। सिंहासन बीजांटिन शिलालेखों से ढका हुआ है और प्रत्येक ठूंठदार पैर पर एक अमूर्त राक्षस पंख लगा हुआ है। हल्के तकिए गहरे रंग के वर्डिग्रिस हैं और इन्हें भी सुनहरे गुच्छों से सजाया गया है। जो लोग अपने शाही महामहिम से सुनने का इंतजार कर रहे हैं, वे कुछ शानदार और आरामदायक सागौन की बेंचों पर बैठ सकते हैं, जो सभी वी आकार में सिंहासन की ओर मुंह करके खड़ी हैं। उच्च पद वाले लोग इसके बजाय सिंहासन के सामने भव्य मेजानाइन में बैठ सकते हैं। सिंहासन पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और वह अपने पहले बेटे की ओर देख रहा था। उस समय नाइलैंड के राजा की एक बैठक चल रही थी। तभी उनके पहले बेटे और नाइलैंड राज्य के राजकुमार ने यह सुझाव दिया।
राजकुमार आर्थर बेरी को इस्टारिन साम्राज्य पर हमला करने की अनुमति चाहिए थी। राजकुमार आर्थर के इस्टारिन साम्राज्य पर हमला करने के कई कारण थे। उनमें से एक कारण रेस जीतना और अगला राजा बनना था। बेटा, मुझे तुम्हारी उम्मीदों को निराश करना पड़ेगा। एक और अध्याय आने वाला है। अब जब मेरी सेहत ठीक हो गई है तो मैं और अध्याय जारी करूंगा। गोल्डन टिकट और उपहारों के साथ मेरा समर्थन करना जारी रखें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेटा, मुझे तुम्हारी उम्मीदों को निराश करना पड़ेगा। क्या राजा की बात सुनकर सभी लोग हैरान नहीं हुए? ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पता था कि राजा क्या सोच रहा है। लेकिन क्यों पिताजी? ये हमारे लिए अपने क्षेत्र का विस्तार करने और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने का सुनहरा मौका है। इस्तारिन साम्राज्य जल्द ही एक बड़े युद्ध में नेपो का साम्राज्य का सामना करेगा। भले ही वे निश्चित रूप से जीतने में कामयाब रहे, लेकिन इस्तारिन साम्राज्य अपनी सबसे कमजोरी पर होगा। क्या हमें हमला करने का यह मौका नहीं लेना चाहिए? आर्थर, मेरा मानना है कि अगले राजा बनने के उम्मीदवारों में से एक के रूप में आपको इस युद्ध में शामिल न होने के मेरे कारणों का पता लगाना चाहिए। मैं बूढ़ा हो रहा हूं आर्थर। इस राज्य को एक नए राजा की जरूरत है। सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें राजगद्दी सौंप दूंगा। आर्थर ने एक विनम्र मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से और हताशा में अपने दांत पीस रहा था। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम उसके सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। अगर कोई अयोग्य व्यक्ति उसके सिंहासन पर बैठता है तो ये संभावित रूप से हमारे नाइलैंड साम्राज्य के अंत की ओर ले जा सकता है, जिसे मैं होने नहीं दे सकता। हम नाइलैंड साम्राज्य इस युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब तुम जा सकते हो। समझ गए महाराज। आर्थर ने एक बार फिर सिर झुकाया और फिर मुड़कर सिंहासन कक्ष से बाहर निकल गया। हालांकि आर्थर ने अपने चेहरे पर यह नहीं दिखाया, लेकिन वह अपने पिता से बहुत नाराज था। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते आर्थर हमेशा मानता था कि वह इस सिंहासन का असली उत्तराधिकारी है, लेकिन उसके बूढ़े पिता ने यह कहकर उसके लिए यह मुश्किल बना दिया कि सभी राजकुमारों को सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति है। सिंहासन कक्ष से बाहर निकलने के बाद आर्थर ने आखिरकार नाटक करना बंद कर दिया। उसने गुस्से में अपने निचले होठों को काट लिया और उनमें से खून बहने लगा। मैं वास्तव में इस बूढ़े आदमी का जीवन समाप्त करना चाहता हूं। आर्थर ने अन्य राजकुमारों के सामने प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह एक सेना का नेतृत्व करने और इस्टारिन साम्राज्य को जीतने की योजना बना रहा था। सैन्य उपलब्धियां हासिल करके आर्थर आसानी से लोगों की मान्यता प्राप्त कर सकता था। इससे वो अगला राजा बनने के एक कदम और करीब पहुंच जाएगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? बूढ़े आदमी की वजह से मुझे अपनी योजना छोड़नी पड़ेगी। आर्थर अपने दूसरे भाइयों की हत्या का जोखिम भी नहीं उठा सकता था, क्योंकि इससे उसके बूढ़े आदमी का गुस्सा भड़क सकता था। आर्थर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिससे बूढ़ा आदमी उससे नफरत करने लगे। आर्थर महल से बाहर निकलकर लाइब्रेरी की ओर जा रहा था। 80% समय लाइब्रेरी खाली रहती थी। आर्थर लाइब्रेरी इसलिए नहीं जाता था क्योंकि उसे किताबें पढ़ना पसंद था, बल्कि उसे किताबें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। लाइब्रेरी जाने का उसका कारण ये था कि उसे एक शक्तिशाली संगठन से जुड़े एक खास व्यक्ति के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करनी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब उन्होंने पुस्तकालय के दरवाजे खोले तो देखा कि एक व्यक्ति काले रंग का हुड पहने हुए था और उसका पूरा शरीर काले लबादे से ढका हुआ था, तथा वो व्यक्ति एक कुर्सी पर बैठकर चुपचाप कोई पुस्तक पढ़ रहा था। तो तुम आए। आर्थर मुस्कुराया और हुड में मौजूद व्यक्ति के सामने जाकर बैठ गया। बैठने के बाद आर्थर ने हुड के पीछे छिपे चेहरे को देखने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसी तरह का जादू आर्थर की दृष्टि को अवरुद्ध कर रहा था और सब कुछ एक अंतहीन शून्य की तरह लग रहा था। मुझे आना ही था। तुम्हारे बूढ़े पिता ने इस्तारिन साम्राज्य पर हमला करने के बारे में क्या कहा था? आवाज के लहजे से यह स्पष्ट था कि काले लबादे और हुड वाला व्यक्ति एक अधेड़ उम्र का आदमी था। मेरे बूढ़े पिता इस झंझट से दूर रहना चाहते हैं और युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते। उनकी वजह से मेरी सारी योजनाएं विफल हो गईं। राजकुमार आर्थर के चेहरे पर गुस्सा देखकर हुड वाला आदमी हंस पड़ा। चिंता मत करो, जैसा कि हमने वादा किया था कि जब तक तुम हमें वो चीज दोगे जो हम चाहते हैं, हम तुम्हें वह समर्थन देंगे जो तुम्हें सिंहासन पर अपना अधिकार बनाने के लिए चाहिए। ये द लीग ऑफ द ब्लैक टूम का वादा है। आर्थर ने उस आदमी को ठंडे अंदाज में देखा और जवाब दिया, मुझे अपने प्रस्ताव के बारे में सोचने के लिए थोड़ा और समय दो। मेरे राजकुमार, आपके पास निर्णय लेने के लिए 1 महीने का समय है। यदि आप 1 महीने के बाद भी अपना मन नहीं बना पाते हैं तो हम दूसरे राजकुमारों से संपर्क करेंगे। ये शब्द कहने के बाद उस आदमी ने किताब बंद कर दी और एक काली धुंध में तब्दील हो गया और फिर पुस्तकालय से गायब हो गया। दृश्य परिवर्तन। अंडरस्को 50,000 सैनिकों का नेतृत्व ड्यूक ईस्टन कर रहे थे। सैनिक चुपचाप इस्टारिन भूमि की ओर बढ़ते रहे। ड्यूक ईस्टन का पीछा करते हुए
उनके दाहिने हाथ के आदमी ने देखा कि एक संदेशवाहक कबूतर उनकी दिशा में उड़ रहा था। हे प्रभु, देखो, एक संदेशवाहक पक्षी आ रहा है। ड्यूक ईस्टन, जो सफेद घोड़े पर सवार था, रुक गया और अपने पीछे 50,000 सैनिकों को भी रोक दिया। उसने पक्षी के अपने बाएं हाथ पर उतरने का इंतजार किया। पक्षी के पैर से पत्र लेने के बाद ईस्टन ने संदेशवाहक कबूतर को छोड़ दिया और राजा की ओर से भेजा गया पत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे जैसे ईस्टन ने पत्र पढ़ना जारी रखा, वो जितना अधिक पढ़ता गया, उसका चेहरा उतना ही जटिल होता गया। एक निश्चित बिंदु के बाद उसका चेहरा लगभग बदसूरत हो गया, जैसे कि उसे मल खाने के लिए मजबूर किया गया हो। ड्यूक ईस्टन के चेहरे पर बदसूरत भाव देखकर उनके दाहिने हाथ के आदमी जेरी ने पूछा, महाराज, क्या कुछ हुआ है? हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ही हमने अपना मार्च शुरू किया, स्वर्गीय राजा सेबेस्टियन ने भी अपने क्षेत्र से दुश्मन को बाहर निकालने के लिए इस्तारिन बलों पर हमला किया था। महाराज, स्वर्गीय राजा सेबेस्टियन से आपका क्या मतलब है? क्या राजा को कुछ हुआ है? ईस्टन ने आह भरी और आकाश की ओर देखते हुए सोचने लगा कि कैसे स्वर्ग भी राजा आदित्य का पक्ष ले रहा है। सास, हमारे दुश्मन ने लड़ाई जीत ली है और जुल्क्स राजवंश पर कब्जा कर लिया है। क्या? आखिर कैसे? उन्होंने 2/3 श्रेणी के जनरलों और 50,000 की सेना को कैसे हराया? चुप, सभी ने अपना मुंह बंद कर लिया और ड्यूक ईस्टन की ओर देखा। खबर सच है, मुझे कहने में जितना भी अरुचि हो, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। अगर ड्रैगन किंग युद्ध के मैदान में आता है तो ये हमारा अंत होगा। वो आदमी एक राक्षस है। पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि जब वो आदमी युद्ध के मैदान में आया, भले ही उसके सैनिक हारने की कगार पर थे, फिर भी वे युद्ध का पूरा रुख मोड़ने में कामयाब रहे। हम संभवतः किंगडम को जुल्क्स राजवंश के क्षेत्र पर कब्जा करने नहीं दे सकते। नाइलैंड का साम्राज्य और सीमाओं पर स्थित अन्य छोटे पड़ोसी राज्य भी आक्रमण करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। वर्तमान में हमारा एकमात्र विकल्प ड्यूक सर्लिस को हराना और इस्टारिन साम्राज्य को एक बड़ा झटका देना है। अन्यथा इस्टारिन साम्राज्य महाद्वीप के इस हिस्से का अगला बड़ा अधिपति बन जाएगा, जिसे हमें किसी भी कीमत पर रोकना होगा। पत्र में एक और बात का उल्लेख किया गया था कि राजा आदित्य व्रेन शहर की ओर जा रहे थे। राजा ने ईस्टन को सख्त आदेश दिया था कि वो जल्दी से जल्दी व्रेन शहर के किले पर हमला करे। कोई भी ड्रैगन राजा के आने और युद्ध का रुख बदलने का इंतजार नहीं करना चाहता था, जैसा कि उसने जुल्क्स राजवंश के साथ किया था। जबकि महाद्वीप का पूर्वी भाग ड्रैगन राजा की 100 जोड़ साल के इतिहास वाले एक मजबूत राजवंश पर अप्रत्याशित जीत की खबर से उथल पुथल में था। ये खबर जल्द ही आदित्य की अन्य 5 पत्नियों के कानों तक पहुंच गई, जिन्होंने हमेशा अपने जासूसों को इस्टारिन साम्राज्य में रखा था ताकि उन्हें राज्य में होने वाले किसी भी छोटे से छोटे बदलाव के बारे में सूचित किया जा सके। हर किसी की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थीं, लेकिन सभी यह जानकर खुश थे कि आदित्य आखिरकार बदल गया था। डाइंग आइल महाद्वीप के किसी हिस्से पर एक शानदार महल था। आदर्श रक्षा के लिए विभिन्न सामरिक स्थानों पर 14 मोटे चौकोर टावर बनाए गए हैं और उन्हें बेसल्ट से बनी ऊंची मोटी दीवारों से जोड़ा गया है। दीवारों पर अनियमित पैटर्न में खुरदरी खिड़कियां बिखरी हुई हैं, साथ ही तीरंदाजों और तोपखानों के लिए लटकती हुई खिड़कियां भी हैं। विशाल धातु के दरवाजे, एक पुल और विभिन्न तोपखाने उपकरणों वाला एक विशाल द्वार पानी वाले एकमात्र स्थान की रक्षा करता है। महल के द्वारों के बाहर कई बड़े घर बिखरे हुए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि अमीर लोग द्वारों के बाहर भी रहने में सहज है। यह महल समय की कसौटी पर खरा उतरा है और कुछ बहुत ही कठिन समय को जानने के बावजूद यह महल अभी भी खड़ा है और ऐसा लगता है कि यह आने वाले कई सालों तक ऐसा ही रहेगा। फुटबॉल मैदान से 5 गुना बड़े बगीचे में एक पुरुष और महिला एक बड़े पेड़ की छाया में बैठकर चाय का आनंद ले रहे थे। ऐसा लगता है कि कुछ ही महीनों में सर्दी आ जाएगी। लंबे बैंगनी बालों वाली औरत, जिसे उसने बन में बांधा था, हरी चाय की चुस्की लेते हुए बोली, अगर हमारी बेटी यहाँ होती तो चाय का स्वाद 1000 गुना बेहतर होता। छोटे काले बालों वाले आदमी ने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा, हाँ, उसे यहाँ देखे हुए बहुत समय हो गया है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम उसे वापस बुला लें। आदमी ने हरी चाय का एक घूंट लिया और फिर चाय का प्याला मेज पर रख दिया और उत्साहित स्वर में बोला, ठीक है, मैं आज ही हमारी हेडमेड को हमारी बेटी को वापस लाने के लिए भेज दूंगा। नहीं, मुझे लगता है कि मेरे लिए खुद वहां जाकर हमारी बेटी को वापस लाना ज्यादा बेहतर होगा। प्रिया, शांत हो जाओ। बैंगनी रंग के लंबे बालों वाली महिला ने बगीचे में लगाए गए विभिन्न प्रकार के हर्बल पौधों को देखा। चलो उसे वापस बुलाने से पहले 1 महीने तक प्रतीक्षा करें। वर्तमान में हमारे दामाद के बीच युद्ध चल रहा है। हमारी बेटी को वापस बुलाने से हमारे दामाद को ही परेशानी होगी। वो शराबी कमीना हमारा दामाद नहीं है।
उस आदमी ने बिना ज्यादा ताकत लगाए गुस्से से मेज पर जोर से पटक दिया। ये केवल राजा की वजह से ही संभव हुआ कि मैं अपनी बेटी की शादी उस आदमी से करने के लिए राजी हो गया। उस समय अगर मुझे पता होता कि वह इस तरह का आदमी बनेगा तो मैं कभी भी इस शादी के लिए राजी नहीं होता। मैं अपनी प्यारी बेटी को उस आदमी को देने के बजाय विद्रोह कर देता। मैं आज ही अपनी बेटी को वापस बुला रहा हूं। वह आदमी जाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन उसकी पत्नी के अगले कुछ शब्दों ने उसे रोक दिया। प्रिया, तुम बैठकर शांत क्यों नहीं हो जाते? हर कोई गलती करता है। मैं देख सकता हूं कि आदित्य बदल गया है। उसे कुछ समय दो। जब वो युद्ध समाप्त कर लेगा और अन्य काम निपटा लेगा, तब हम उन दोनों को यहाँ बुला सकते हैं और फिर हम तय कर सकते हैं कि वो हमारी बेटी के लायक है या नहीं। मैं अभी भी उसे हमारे दामाद के रूप में नहीं पहचान पा रही हूँ। मैं सिर्फ 1 महीना और इंतजार करूंगी। बैंगनी बालों वाली महिला ने अपना मुंह ढक लिया और चुपके से मुस्कुराई। पिता और बेटी दोनों का व्यक्तित्व एक जैसा था। स्वर्ण टिकटों के साथ मेरा समर्थन करें। नेपोका साम्राज्य की सेना 2 पहाड़ों और घने जंगल के बीच बने रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। जब 50,000 की सेना 100 मीटर चौड़ी सड़क पर आगे बढ़ रही थी तो ड्यूक ईस्टन को अचानक बुरा लग रहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज कुछ बुरा होने वाला है? सिर हिलाते हुए ड्यूक ईस्टन ने अपना मार्च जारी रखा। रात भर अच्छी नींद लेने के बाद ड्यूक ईस्टन ने सैनिकों से कहा कि वे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आगे बढ़ें। हम व्राने शहर के किले से कुछ ही किलोमीटर दूर है। पिछली रात ड्यूक ईस्टन ने युद्ध से पहले अपने सैनिकों को उचित आराम देने को प्राथमिकता दी। वह नहीं चाहता था कि उसके सैनिक थके हुए होकर लड़ें। भले ही उनके सैनिक 50,000 थे, जो दुश्मन सैनिकों की तुलना में लगभग दोगुना आकार के थे, ईस्टन ने दुश्मन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। ये लड़ाई पिछले 100 वर्षों में 3 राज्यों के बीच हुई किसी भी अन्य लड़ाई से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। ये युद्ध डाइंग आइल महाद्वीप के पूर्वी भाग का भविष्य तय करने वाला था। अगर इस्तारिन साम्राज्य जीतने में कामयाब हो जाता है तो नेपोका साम्राज्य को दबा दिया जाएगा और इस्तारिन साम्राज्य जुल्क्स राजवंश की जगह नया अधिपति बन जाएगा, जिसके पास 4 स्तरीय पावरहाउस नाइलैंड के महान साम्राज्य को टक्कर देने की शक्ति होगी। नेपोका साम्राज्य ऐसा नहीं होने दे सकता क्योंकि इस्तारिन साम्राज्य का इतना शक्तिशाली बनना उन्हें कई तरह से नुकसान पहुंचाएगा। जब ड्यूक ईस्टन 50,000 की सेना के साथ जंगल से गुजर रहे थे तो अचानक झाड़ियों से शोर सुनकर वे सतर्क हो गए। सब रुक जाओ। ड्यूक ईस्टन ने किसी तीसरे पक्ष की तलाश करने के लिए अपने मन का इस्तेमाल किया। यह महसूस करने के बाद कि झाड़ियों में कोई नहीं था, ड्यूक ईस्टन ने सैनिकों को अपना मार्च फिर से शुरू करने का आदेश दिया। वहां कौन है? 1 मिनट बाद ड्यूक ईस्टन और कई अन्य सैनिकों को झाड़ियों के पीछे तीसरे पक्ष की उपस्थिति का आभास हुआ। टकराना। ड्यूक ईस्टन ने झाड़ियों से निकले खंजर को आसानी से विफल कर दिया। इससे पहले कि वह स्थिति के पूरे आयाम को पूरी तरह से समझ पाता, उसने और दूसरों ने अपने आसपास कई कदमों की आवाज सुनी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, सभी सावधान रहें। 50,000 की पूरी सेना सतर्क हो गई और चारों ओर सावधानी से देखने लगी। ड्यूक ईस्टन को डर नहीं लगा। 50,000 की सेना के सामने, यहां तक कि पीक द्वितीय श्रेणी के सैनिकों को भी उनका रास्ता रोकने की हिम्मत करने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है। जब सभी लोग छाया में छिपे लोगों के आक्रमण का इंतजार कर रहे थे, कई मिनट तक सन्नाटा छाया रहा। केवल हवा के बहने और पत्तों के सरसराने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। महाराज, ऐसा लगता है कि ड्यूक सरलिस ने आपको मारने की उम्मीद में घात लगा रखा था। एक बार सेना के कमांडर की मृत्यु हो जाने के बाद सेना का नेतृत्व करने वाला कोई और नहीं होगा। 50,000 सैनिकों के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। कमांडर के बिना 50,000 सैनिक जल्दी ही हार जाएंगे। एक युद्ध में एक सक्षम कमांडर का होना बहुत फर्क डाल सकता है। ड्यूक ईस्टन और अन्य लोगों ने गलती से मान लिया कि इस्तारिन साम्राज्य के ड्यूक सरलिस ने नेपोका साम्राज्य के साथ युद्ध को रोकने के लिए घटिया तरीके अपनाए हैं। लेकिन वास्तव में सरलिस कभी भी ऐसा घटिया काम नहीं करेगा। सरलिस एक गर्व और सम्मान का व्यक्ति था। वो लड़ाई से भागने के बजाय युद्ध में मरना पसंद करेगा, भले ही इसका मतलब उसकी मौत ही क्यों न हो। ड्यूक सरलिस दुश्मन कमांडर को खत्म करने के लिए गुप्त तरीकों का इस्तेमाल क्यों करेगा? ड्यूक ईस्टन इस हिस्से को समझने में विफल रहा। ड्यूक सरलिस और उसके जनरल हकू ने जो योजना बनाई थी वो और भी भव्य और बड़ी थी। पैदल सेना के बीच खड़े एक सैनिक को ऊब होने लगी। वह यहां आकर युद्ध नहीं करना चाहता था। उसके लिए उसका जीवन किसी भी चीज से ज्यादा कीमती था। वो सिर्फ इसलिए सेना में भर्ती हुआ था क्योंकि उसे सैनिक के तौर पर अच्छी तनख्वाह और सुविधाएं मिलती थी। यार, मैं वाकई वापस जाना चाहता हूँ। ये कहते हुए उस युवा सैनिक को अपनी नवविवाहित पत्नी की याद आ गई। अपनी पत्नी को याद करते ही उसकी आंखें वासना से चमक उठी। वो घर लौटने और अपनी प्यारी पत्नी के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए बेताब था।
जैसे ही वो सैनिक अपनी प्यारी पत्नी के बारे में सोच रहा था, उसे अचानक लगा कि सूरज की रोशनी को कोई छाया रोक रही है। जब उसने अपनी आंखें खोली और ऊपर देखा, तो उसका पूरा शरीर पसीने की एक परत से ठंडा हो गया। सैनिक को लगा जैसे वह अपनी मौत देख रहा है। उसी क्षण उसका पूरा शरीर अकड़ गया और उसे लगा कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है। देखो, देखो, ऊपर! ये शब्द सुनकर आसपास खड़े कुछ सैनिकों ने ऊपर देखा, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ और नहीं था। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उनकी भी वैसी ही प्रतिक्रिया हुई। ड्यूक ईस्टन, जो हत्यारों का इंतजार कर रहा था, जिसके बारे में उसने और दूसरों ने सोचा था कि वे ड्यूक सर्लिस द्वारा भेजे गए थे, अचानक उसे अपने ऊपर कुछ महसूस हुआ। जब उसने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा, तो अन्य लोगों ने भी ड्यूक का अनुसरण किया और ऊपर देखा। जिसने भी ऊपर देखा, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं, क्योंकि जो कुछ वे अपने सामने देख रहे थे, वो मृत्यु का आगमन था। हा, तो हम ऐसे ही मरेंगे। कोई नहीं जानता कि ये शब्द किसने कहे थे, लेकिन हर कोई चुपचाप उस व्यक्ति से सहमत था जिसने निराशा में ये शब्द कहे थे। जमीन से 1000 मीटर ऊपर, 50,000 सैनिकों के सिर के ठीक ऊपर, पूरा आसमान अनगिनत काली सुइयों से ढका हुआ था। लेकिन जिन्होंने पहले तीर देखे हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि उन काली उंगलियों के आकार की सुइयों का क्या मतलब था। सैनिक के सिर के ऊपर पूरा आसमान अनगिनत हजारों बाणों से ढका हुआ है। कोई नहीं जानता कि वे बाण कब छोड़े गए, लेकिन तीर हजारों सैनिकों की जान लेने से बस कुछ सेकंड दूर थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन सैनिकों के लिए ये पूरा दृश्य ऐसा था जैसे स्वर्ग से ईश्वरीय दंड बरस रहा हो। ड्यूक ईस्टन का पूरा चेहरा पीला पड़ गया जब उसने अपने सामने भयावह दृश्य देखा। सभी लोग छिप जाएं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हवा को चीरते हुए अनगिनत हजारों बाण 50,000 सैनिकों पर बरस पड़े, जो इस्तारिन सेना का सफाया करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। बैंग बैंग बैंग! इससे पहले कि कोई सैनिक जंगल में भागकर शरण ले पाता, उन पर हजारों की संख्या में बाणों की वर्षा हो चुकी थी। आह, कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ! सैनिकों की गड़गड़ाहट की गर्जना पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज रही थी। दुर्भाग्य से नेपोका साम्राज्य के सभी सैनिकों को ढाल नहीं दी गई थी। सौभाग्य से कुछ हजार सैनिकों को छोड़कर, जिनके पास खुद को बचाने के लिए अपरिष्कृत लौह-अयस्क से बनी ढालें थीं, लगभग हर सैनिक को कई तीरों से मारा गया था, जो या तो सीधे उनके सिर और छाती या उनके शरीर के अन्य हिस्सों पर लगे थे। हर सैनिक को ढाल देना बहुत महंगा था। युद्ध के मैदान में लोहे की ढाल ले जाने से सैनिक की चपलता कम हो जाती थी। प्रत्येक ढाल का वजन लगभग 25 किलोग्राम था, जिसे हर सैनिक संभाल नहीं सकता था। ढालें केवल घुड़सवार सैनिकों को दी जाती थी, लेकिन वह भी केवल कुछ हजार सैनिकों तक ही सीमित थी। एक विशेष प्रकार की कलाकृति का उपयोग करते हुए, जो दूरबीन के रूप में कार्य करती थी, ड्यूक सर्लिस नेपोका सैनिकों की भयानक स्थिति को देखकर मुस्कुराया। लगभग 5 मिनट के बाद अनगिनत बाणों की वर्षा आखिरकार रुक गई। 100 मीटर चौड़ी सड़क अब लाल खून से रंग गई थी। पूरा इलाका खून की तेज गंध से भर गया था। जिस सेना में पहले 50,000 सैनिक थे, अब सिर्फ कुछ हजार सैनिक ही बचे थे, जो अपने पैरों या कंधों पर लगे घावों के साथ किसी तरह मुश्किल से बच पा रहे थे। सड़क अब तीरों की परत से ढक चुकी थी। वो कमीना ड्यूक ईस्टन, जिसने खुद को और अपने आसपास के कुछ 100 सैनिकों को बचाने के लिए मैना शील्ड का इस्तेमाल किया था, वो इस आपदा को देखकर जोर से कोसने से खुद को रोक नहीं सका। प्रत्येक तीर इतना शक्तिशाली था कि वो प्रथम श्रेणी के सैनिक के मन अवरोध को तोड़ सकता था। पूरे 5 मिनट तक लगातार और अंतहीन तीरों की बारिश के कारण दूसरे क्रम के सैनिक भी अपने मन ढाल के टूटने के बाद मर गए। जब ड्यूक ईस्टन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे सिर्फ लाल खून दिखाई दिया, जो पानी की धारा की तरह बह रहा था। सैनिकों और घोड़ों की अनगिनत लाशें एक दूसरे के ऊपर पड़ी थीं और उनके शरीर पर अभी भी अनगिनत तीर लगे हुए थे। दूर से ड्यूक सर्लिस और हकू दोनों ने इस दृश्य को देखा और प्रत्येक भव्य योजना के साथ आने के लिए महामहिम की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। अच्छा, अब जब दुश्मन सेना गिर गई है, अब हमारे लिए हमला करने का समय आ गया है। हम ड्यूक ईस्टन को भागने और नेपोका साम्राज्य में लौटने की अनुमति नहीं दे सकते। यहाँ तक कि आदित्य ने भी सर्लिस को ड्यूक ईस्टन के बारे में सख्त चेतावनी दी थी और उसे तीसरे क्रम के ड्यूक को भागने से रोकने के लिए हर संभव साधन का उपयोग करने का आदेश दिया था। अंडरस्कोर नाम आदित्य बैनेट अंडरस्कोर जाति ड्रैगन अंडरस्कोर रक्तरेखा क्रिम्सन हेवनली ड्रैगन अंडरस्कोर वर्ग युद्ध नर्तक रून सम्राट अंडरस्कोर स्तर नवासी 100 अंडरस्कोर सहज कौशल त्वरित सीखना और अनुकूलन क्रिम्सन ब्लेज हथियार ग्रैंडमास्टर रूनिक मंत्र मुग्धता ड्रैगन परिवर्तन अंडरस्कोर निष्क्रिय कौशल विस्फोट तरंग क्रिम्सन ब्लिंक साइलेंस माइंड दैवीय रोष का विस्फोट आत्मा की आग की आभा
चंद्र दृष्टि, आशीर्वाद की गड़बड़ी, रहस्यमय उछाल, नरक रून का आकर्षण, नया, लाइटनिंग डैश। अंडरस्कोर कलाकृति, पवन परी का कंगन, सात सागर का मुकुट अंडरस्कोर शक्ति, 209 220। अंडरस्कोर गति, 377 जोड़, 100 जोड़, 388 जोड़, 100 जोड़, अंडरस्कोर सहन शक्ति, 209 220। अंडरस्कोर स्वास्थ्य, 209 220 अंडरस्कोर मन, 2781 2792। अंडरस्कोर निःशुल्क आंकड़े, 6890, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब हमें क्या करना चाहिए महाराज? ड्यूक ईस्टन के पास मौजूद सैनिक इस पूरे दुस्वप्न से बच निकलने में कामयाब रहे। जब उन्होंने 47,000 सैनिकों को जमीन पर पड़े देखा, खून नदी की तरह बह रहा था, तो उनके चेहरे पीले पड़ गए और उनका पूरा शरीर डर से कांप उठा। कुछ को तो उल्टी भी आने लगी, जबकि कुछ तो इस दृश्य को देखकर सीधे बेहोश हो गए। मैं नहीं जानता। ड्यूक ईस्टन को नहीं पता था कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। उसने कभी अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सेना के साथ ऐसा कुछ होगा। 50,000 की शक्तिशाली सेना जो एक ही रात में दूसरे दर्जे के साम्राज्य को नष्ट करने में सक्षम थी, 5 मिनट के भीतर ही कत्ल कर दी गई। ड्यूक ईस्टन, जो तीसरे क्रम का नौसिखिया है, अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा है कि वो अपनी आंखों के सामने क्या देख रहा था। एक पल के लिए उसे लगा कि वह जो देख रहा है वह एक बुरा सपना है। अगले कुछ मिनटों तक कोई भी कुछ नहीं बोला, हर कोई गहरे सदमे में था। गड़गड़ाहट। ड्यूक ईस्टन का चेहरा तब बदल गया जब उसने हजारों कदमों की आवाज सुनी। इस दूरी से उसे घोड़ों की दहाड़ सुनाई दे रही थी। यह इस्तारिन सेना है। शेष 3000 घायल सैनिक पीछे से आती इस्तारिन सेना को देखकर घबरा गए। ड्यूक ईस्टन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आसपास विदेशी उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश की। हमें घेर लिया गया है। ईस्टन की बातें सुनकर सबके चेहरे पर उदासी छा गई। 1 मिनट बाद सभी ने देखा कि एक शेर आदमी उनके पास आ रहा है, जिसके हाथ में एक बड़ी तलवार है। शेर के चेहरे वाला ये जानवर एक मजबूत, मांसल शरीर वाला व्यक्ति था और लगभग 2 मीटर लंबा था। वो एक अनुभवी योद्धा की तरह दिखता था जिसने कई लड़ाइयां लड़ी थीं। 50 साल की उम्र में भी वो भयंकर दिखता था और उसकी उपस्थिति से माहौल तनावपूर्ण हो जाता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ड्यूक सर्लिस। ड्यूक ईस्टन की आंखों में घृणा की चमक आ गई जब उन्होंने देखा कि शेर जानवर उनकी दिशा में आ रहे हैं और उनके पीछे हजारों की सेना चल रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सर सर्लिस हम पर इस तरह से हमला करेंगे। उस सम्मान और गौरव का क्या हुआ जिसके बारे में आप हमेशा बात करते थे? ड्यूक ईस्टन ने गुस्से और मजाक भरे लहजे में पूछा। ड्यूक की ऊंची आवाज में कही गई बातें सुनकर सर सर्लिस ने अपना संयम नहीं खोया। अगर ऐसा पहले होता तो वे अपना संयम खो देते। दोनों ड्यूक एक दूसरे से युद्धों में मिले थे या पिछले राजा अहमद के समय में उनकी मुलाकातें हुई थीं। यह कोई रहस्य नहीं था कि दोनों ड्यूक एक दूसरे से नफरत करते थे। करीब 1 दशक पहले दोनों ड्यूक के पास समान शक्तियां थीं। दोनों ड्यूक कई बार युद्ध के मैदान में भिड़ चुके थे। हर बार उनकी लड़ाई हमेशा बराबरी पर खत्म होती थी या उन्हें बीच में रोककर उनके राजाओं द्वारा पीछे हटने के लिए कहा जाता था। उस समय दोनों ड्यूक अपने चरम पर थे। ड्यूक ईस्टन चालाक और धूर्त था, जबकि ड्यूक सर्लिस गर्म खून वाला और घमंडी था। सर्लिस को अपने गौरव और सम्मान की अधिक परवाह थी, जबकि ईस्टन बिल्कुल इसके विपरीत था। पिछले कुछ सालों में ड्यूक सर्लिस परिपक्व हो गया है। ईस्टन के विपरीत, जो अभी भी वैसा ही था जैसा वो 1 दशक पहले था। सर्लिस परिपक्व होकर गरिमा और शांति वाला व्यक्ति बन गया है। पहले जब भी ईस्टन उसे उकसाता था, ड्यूक हमेशा उग्र हो जाता था, लेकिन अब वो बहुत शांत दिखता था। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन हाल ही में किसी ने मुझे बताया कि युद्ध में हमेशा सबसे योग्य व्यक्ति के बचने की बात होती है। ड्यूक सर्लिस के बहुत सारे छिपे हुए अर्थ थे। ये शब्द आदित्य ने तब कहे थे जब उसने ड्यूक सर्लिस से इस योजना को अंजाम देने के लिए कहा था। आदित्य से बात करने के बाद ड्यूक को एहसास हुआ कि अगर वे युद्ध नहीं जीत पाए तो उनके गर्व और प्रतिष्ठा का कोई मतलब नहीं है। तो आप मुझे बता रहे हैं कि आपने अपना गौरव और सम्मान त्याग दिया है? ईस्टन ने ड्यूक पर व्यंग्य किया। एक व्यक्ति जो भ्रष्ट है, जो दूसरों द्वारा कहे जाने वाले सांप की परिभाषा है, एक व्यक्ति जो केवल अपने बारे में परवाह करता है, उसे मुझे गर्व और गरिमा के बारे में व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं है। जबकि आप हमारे कदम को एक धूर्त चाल कहते हैं, हम इसे रणनीति कहते हैं, ये जानते हुए कि उसकी विशाल सेना के साथ टकराव से राज्य को भारी नुकसान होगा। ड्यूक सर्लिस ने तुरंत उस विचार को स्वीकार कर लिया जो आदित्य ने उसे प्रस्तावित किया था। ये शब्द सुनकर ईस्टन का चेहरा इस तरह बदसूरत हो गया मानो किसी ने उसे सड़ा अंडा खाने के लिए मजबूर कर दिया हो। आप और आपका राज्य चाहे जो भी कहें, पूरी दुनिया इस कदम की निंदा करेगी।
हा हा हा। ड्यूक की बातें सुनकर सरलेस अचानक जोर से हंस पड़ा। ड्यूक ईस्टन की बातें ऐसी थी जैसे कोई अपराधी निर्दोष होने का दिखावा करते हुए न्याय की बात कर रहा हो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि हमें परवाह है? क्या आपको वाकई लगता है कि दुनिया को आपकी बकवास से कोई मतलब है? अगर हमें इस बात की परवाह होती कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, तो हमारे महामहिम ने कभी भी यह युद्ध शुरू नहीं किया होता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ मासूम होने का नाटक कर रहे हो जबकि हम सब जानते हैं कि इस पूरे युद्ध की शुरुआत तुम ही ने की थी। ईस्टन का शरीर कांपने लगा और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। चाहे उसकी चमड़ी कितनी भी मोटी क्यों न हो, सरलेस के शब्दों ने उसे अपने सैनिकों के सामने शर्मिंदा महसूस कराया। पर्याप्त। ड्यूक ईस्टन ने खुद को रोकना बंद कर दिया और तीसरे क्रम के रूप में अपनी आभा को छोड़ा। भयानक दबाव को महसूस करते हुए ईस्टन के पास के सैनिकों को पीले चेहरे के साथ पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। सैनिकों को अचानक ठीक से सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ उनकी छाती पर दबाया जा रहा हो। मुझे परवाह नहीं है कि मैंने अपनी पूरी सेना खो दी है। आज मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं तुम्हारा सिर नहीं ले आता। ईस्टन ने अपने शरीर को ढंकने वाला भूरा लबादा फाड़ दिया, जिससे उसने पहना हुआ 2 सितारा काला कवच दिखाई दिया। सरलेस ने कुछ नहीं कहा। आभा दबाव के जवाब में उसने अपने पीछे के सैनिकों को ड्यूक ईस्टन के आभा दबाव से बचाने के लिए अपने मन का इस्तेमाल किया। प्रत्येक साधक आभा दबाव छोड़ सकता है। आभा दबाव की ताकत साधक के आदेश पर निर्भर करती है। प्रथम क्रम के लिए आभा दबाव पहाड़ के वजन से प्राणी दबाव के समान था। सरलेस आभा दबाव का कुछ हद तक प्रतिरोध करने में सफल रहा क्योंकि वो एक शीर्ष द्वितीय श्रेणी का साधक था। अपने मन का थोड़ा सा उपयोग करके वो उस दबाव को कम करने में सक्षम था जो वो महसूस कर रहा था। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर का वजन 3 गुना हो गया है। उसे अपने मन को प्रसारित करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। ड्यूक ईस्टन और उनकी सेना से लगभग 5 किलोमीटर पीछे जनरल हकू के नेतृत्व में एक और सेना उनकी दिशा में मार्च कर रही थी। भले ही आप अपनी पूरी सेना लेकर आए, फिर भी वो आपको आज मारे जाने से नहीं बचा पाएगी। ये कहने के बाद अपनी कमर पर लटकी चांदी की तलवार निकालकर ईस्टन अपनी पूरी गति से सरलेस पर टूट पड़ा। जबकि नेपो का साम्राज्य इतना समृद्ध था कि उसके पास संसाधन थे जो उसके ड्यूक को तीसरे क्रम तक पहुंचने में मदद करते थे, सरलेस इस मामले में उतना भाग्यशाली नहीं था। ड्यूक सरलेस बिना किसी बाहरी अमृत या गोलियों का उपयोग किए दूसरे क्रम के शिखर पर पहुंच गया, ऐसा कुछ जो हर कोई नहीं कर सकता। ड्यूक एक शुरुआती तीसरे क्रम की गति से मेल खाने के लिए पर्याप्त तेज नहीं था। एक जानवर होने के नाते भले ही उसकी गति और ताकत सामान्य मानव साधकों की तुलना में कुछ गुना अधिक थी, लेकिन एक शुरुआती तीसरे क्रम के सामने वो अभी भी कमजोर था। इसके अलावा ईस्टन के कौशल और वर्ग मुख्य रूप से उसकी चपलता का समर्थन करने के लिए थे। एक चपलता प्रकार के साधक होने के नाते ईस्टन एक मध्य तीसरे क्रम की गति से मेल खाने के लिए पर्याप्त तेज था। ईस्टन ने पलक झपकते ही 70 मीटर की दूरी तय कर ली और अब वो सरलेस से कुछ ही मीटर की दूरी पर था। जब ईस्टन की चांदी के रंग की तलवार सरलेस की गर्दन पर पड़ने वाली थी, तभी लाल नारंगी रंग की बिजली उसके सीने पर गिरी और उसे तोप के गोले की तरह उड़ा दिया। टकराना। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे रहते सरलेस के शरीर का एक बाल भी खराब कर सकते हो। आवाज सुनकर सभी ने सिर उठाया और देखा कि ड्रैगन राजा आदित्य अपने लाल ड्रैगन पंखों के साथ जमीन से 100 मीटर ऊपर खड़ा था। ड्यूक ईस्टन जो लगभग 100 मीटर दूर उड़ गया था, उसने पेड़ के तने तोड़ दिए जो उस पर गिरे थे और फिर खड़ा होकर आसमान की ओर देखने लगा। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोने की तलाश करते समय मुझे वास्तव में हीरा मिल जाएगा। वह जिस हीरे के बारे में बात कर रहा था, वह आदित्य था। अगर वह आदित्य को मार सकता है या उसे ऐसा गंभीर झटका दे सकता है जो उसे हमेशा के लिए अपंग कर दे, तो पूरा राज्य अपने राजा के बिना ढह जाएगा। क्या वो वाकई पागल हो गया है या क्या? ईस्टन को देखते हुए आदित्य ने सोचा, शेखी बघारने या कुछ और कहने के लिए नहीं, लेकिन 2 हफ्तों के भीतर उसने 3 तीसरे क्रम के जनरलों को मार गिराया है और 5 तीसरे क्रम के लोगों से लड़ा है। इतने सारे तीसरे क्रम के लोगों से लड़ने के बाद आदित्य की नजर में तीसरे क्रम के लोग अब कुछ खास नहीं रह गए हैं। मौजूदा आदित्य आसानी से एक नौसिखिए तीसरे क्रम के व्यक्ति को मार सकता है। चलो इसे खत्म करें। अंडरस्कोर नाम आदित्य बेनेट, अंडरस्कोर जाति ड्रैगन अंडरस्कोर रक्तरेखा क्रिम्सन हेवनली ड्रैगन, अंडरस्कोर वर्ग युद्ध नर्तक रून सम्राट अंडरस्कोर स्तर 89-100, अंडरस्कोर सहज कौशल त्वरित सीखना और अनुकूलन क्रिम्सन ब्लेज हथियार ग्रैंडमास्टर रूनिक मंत्रमुग्धता ड्रैगन परिवर्तन।
अंडरस्कोर निष्क्रिय कौशल, विस्फोट तरंग, क्रिम्सन ब्लिंक, साइलेंस माइंड, दैवीय रोष का विस्फोट, आत्मा की आग की आभा, चंद्र दृष्टि, आशीर्वाद की गड़बड़ी, रहस्यमय उछाल, नरक रून का आकर्षण, नया, लाइटनिंग डैश। अंडरस्कोर कलाकृति, पवन परी का कंगन, सात सागर का मुकुट, अंडरस्कोर शक्ति 209 220। अंडरस्कोर गति 377 जोड़ 100 जोड़ 388 जोड़ 100 जोड़। अंडरस्कोर सहन शक्ति 209 220। अंडरस्कोर स्वास्थ्य 209 220। अंडरस्कोर मन 2781 2792। अंडरस्कोर निःशुल्क आंकड़े 6890। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य को देखते हुए, जो अभी भी जमीन से 100 मीटर ऊपर खड़ा था, ईस्टन ने चुपके से अपने कौशल को सक्रिय करने की तैयारी की। मैं अभी भी यह नहीं समझ पाया हूं कि एक शुरुआती 2 ऑर्डर कैसे मध्य 3 ऑर्डर को मार सकता है। ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होना चाहिए। मैं समझता हूं कि कोई व्यक्ति शक्तिशाली कलाकृतियों और हथियारों से खुद को लैस करके अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमा होती है। राज्य की वित्तीय स्थिति को जानते हुए सभी जानते थे कि इस्टारिन साम्राज्य के लिए 3 सितारा हथियार या कलाकृति होना असंभव था। नाइलैंड साम्राज्य के अलावा डाइंग आइल महाद्वीप के पूर्वी भाग में किसी अन्य राज्य के पास वर्तमान में कोई 3 सितारा कलाकृति या हथियार नहीं था। आदित्य और ड्यूक सरलस दोनों ने ही चटकने की आवाज सुनी। सभी ने अपना सिर पूर्व दिशा की ओर घुमाया, जहां उन्होंने ड्यूक ईस्टन को खड़ा पाया, जिसके शरीर के चारों ओर काली बिजली की चिंगारी चमकने लगी थी। काली बिजली की चमक बढ़ती जा रही थी। 10 सेकंड के बाद ड्यूक ईस्टन का पूरा शरीर पारदर्शी काली बिजली की परत से ढक गया। ये चाल लगभग मेरी बिजली की धार की तरह है। ईस्टन के पूरे शरीर को कवच की तरह ढकने वाली काली बिजली को देखकर आदित्य आश्चर्यचकित हो गया। मेरी नीली बिजली के विपरीत ये काली बिजली अधिक विनाशकारी लगती है, जबकि आदित्य की नीली बिजली उसकी चपलता बढ़ा सकती थी। काली बिजली विनाशकारी शक्तियों पर अधिक केंद्रित थी। काली बिजली का वार, स्वूश, टकराना। जब नेपोका साम्राज्य का ड्यूक आदित्य की दिशा में एक भयंकर जंगली जानवर की तरह दौड़ा, तो जमीन तुरंत मकड़ी के जाले की तरह फट गई। दुश्मन इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि पीक द्वितीय श्रेणी का ड्यूक भी ईस्टन को नहीं देख पा रहा था। उसे केवल अपने पास से गुजरती हुई हवा का एक तेज झोंका महसूस हो रहा था। ईस्टन की गति देखकर आदित्य ने पानी का परीक्षण करने की हिम्मत नहीं की। बिना किसी रोक टोक के उसने भी बिजली के झटके का इस्तेमाल किया, जिससे उसके शरीर के चारों ओर नीली बिजली चमकने लगी। हालांकि ईस्टन के विपरीत, जिसका पूरा शरीर बिजली की पारदर्शी परत से ढका हुआ था, आदित्य के शरीर में केवल नीली बिजली चमक रही थी, जो एक ही कौशल की महारत में अंतर दिखाती है। वह तेज है, निस्संदेह अब तक का सबसे तेज व्यक्ति जिसका मैंने मुकाबला किया है। ब्लैक लाइटिंग स्ट्राइक। 40 मीटर दूर ईस्टन ने अपनी तलवार का इस्तेमाल किया, जो काली बिजली का संवाहक था, ताकि दुश्मन ड्रैगन किंग पर बिजली का एक काला बोल्ट फायर किया जा सके। ईस्टन की गति से भी तेज बिजली के बोल्ट को देखकर आदित्य ने 1 मिलीसेकंड भी बर्बाद नहीं किया और काली बिजली के बोल्ट को केवल कुछ इंच की दूरी से गुजरने दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बुरा नहीं है। वह मेरे बिजली के बोल्ट को चकमा देने में सक्षम है, जिसे मिड 3 ऑर्डर कल्टीवेटर भी नहीं चकमा दे सकते। मेरे लाइटनिंग डैश कौशल मुझे अतिरिक्त 125 जोड़ देते हैं, फिर भी वो मेरे हमले को चकमा देने में कामयाब रहा। लेकिन देखते हैं कि आप कब तक चकमा दे सकते हैं। ईस्टन ने मान लिया कि उसकी वर्तमान गति आदित्य की तुलना में तेज थी, जिससे उसे अतिरिक्त आत्मविश्वास मिला। अचानक ईस्टन ने अपने बाएं हाथ में पकड़ी तलवार गिरा दी, जिससे आदित्य एक पल के लिए भ्रमित हो गया। ड्रैगन किंग ने देखा कि ड्यूक ने गहरी सांस ली, क्योंकि उसके शरीर के चारों ओर की काली बिजली उसकी दोनों मुट्ठियों पर जमने लगी थी। गोधूली ड्रैगन पंचिंग गुलाब। इसके साथ ही दुश्मन ड्यूक ने अपनी मुट्ठियों से हवा में मुक्का मारा और 2 काले सांप छोड़े, जो पूरी तरह से काली बिजली से बने थे। आदित्य को लगा कि दोनों बिजली के सांपों में काली बिजली का मैना भरा हुआ है। प्रत्येक सांप लगभग 15 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा था। दोनों सांप आदित्य पर हमला करने से पहले उसके चारों ओर लिपट गए। एक ने सामने से हमला किया, जबकि दूसरे ने पीछे से। बूम! ईस्टन ये देखकर मुस्कुराया कि हमला ड्रैगन किंग को सफलतापूर्वक मारने में कामयाब रहा, जबकि ड्यूक सरलेस और अन्य लोगों के चेहरे एक पल के लिए पीले पड़ गए, ये देखकर कि हमला उनके राजा को मारने में कामयाब रहा था। स्वूश! ईस्टन के पीछे अचानक लाल रंग की रोशनी की किरण दिखाई दी। अपनी आंखों के कोने से ड्यूक ने पाया कि रोशनी की लाल किरण वास्तव में दुश्मन राजा थी। अच्छा नहीं, मैं समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। ईस्टन की आंखों में मौत का भय उभर आया जब उसने ड्रैगन किंग को लाल क्रिम्सन तलवार से वार करते देखा। टकराना। ड्रिप! ईस्टन अपने बाएं कंधे को पकड़े हुए पीछे हट गया। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया।
वह अपने दांत पीस रहा था और अपनी पीठ में जलन को सहने की पूरी कोशिश कर रहा था। हमले ने ईस्टन की पीठ पर गहरा सीधा घाव कर दिया था। ड्रिप, लाल खून ने उसके कपड़ों को लाल कर दिया। हर बीतते सेकंड के साथ वह एक स्वास्थ्य बिंदु खो रहा था। तुम इतने तेज कैसे हो? ईस्टन ने आदित्य को दर्दनाक भाव से देखते हुए अपने मुंह से ये शब्द निकालने में किसी तरह कामयाब रहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यह मेरा छोटा सा रहस्य है। ईस्टन ने गुस्से और दर्द में अपने दांत पीस लिए। उसे एहसास हुआ कि दुश्मन के हाथ में जो तलवार थी वो कोई साधारण तलवार नहीं थी। उसे अंदर से बाहर तक अपने शरीर में जलन महसूस हो रही थी, जिससे उसका दर्द और भी बढ़ गया। एक शुरुआती तीसरे क्रम के साधक के रूप में ईस्टन एक चपलता प्रकार का लड़ाकू था। उसकी वर्तमान गति मध्य तीसरे क्रम की गति से मेल खाती थी। ब्लैक लाइटनिंग डैश का उपयोग करते समय ईस्टन की बेस स्पीड 375 जोड़ ने उसकी चपलता में 125 जोड़ की वृद्धि की थी। उसकी कुल चपलता 500 जोड़ तक पहुंच गई थी। फिर भी ड्रैगन किंग चपलता में उसे मात देने में सक्षम था। आदित्य ने क्रिम्सन ड्रैगन क्रोध तलवार को अपनी स्टोरेज रिंग में रखा और ईस्टन को देखा, जो अपने दाहिने हाथ से उसके बाएं कंधे की मालिश कर रहा था। आप जानते हैं कि ये 2 सप्ताह मेरे लिए सिरदर्द रहे हैं। युद्ध छेड़ना कोई मजा नहीं है। मुझे लगातार योजनाएं बनानी पड़ी ताकि मेरा राज्य हमेशा सभी से 2 कदम आगे रहे। मैं मानता हूं कि मैं बाल बाल बच गया और कुछ किस्मत ने भी मेरी और मेरे राज्य की मदद की। अचानक आदित्य के चेहरे पर ठंडक छा गई। उसने ईस्टन को ऐसे देखा जैसे वह अपने सबसे बड़े दुश्मन को देख रहा हो। एक पल के लिए ईस्टन को वह दर्द भूल गया जो वह महसूस कर रहा था, बल्कि वो उन ठंडी और डरावनी आंखों के नीचे कांपने लगा जो उसकी मौत को दर्शाती थी। तुम्हारे अंत के साथ मेरे राज्य में अंततः शांति का दौर आएगा। स्वूश, आदित्य की आकृति धुंधली हो गई। वह अचानक ड्यूक ईस्टन के ठीक सामने आ गया। ईस्टन ने अपना हाथ उठाया और आदित्य पर हमला करने की कोशिश की। वह तेज था, इसलिए उसने आसानी से हमले को चकमा दे दिया, क्योंकि उसने अपनी बाईं हथेली को मुट्ठी में बंद कर लिया और अपने लगभग आधे मन को संघनित करते हुए ईस्टन के दिल पर मुक्का मारा। टकराना। मुक्का इतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन जब सबने हल्की चटकने की आवाज सुनी, जिसके बाद पीड़ा की चीख सुनाई दी, तो अनजाने में ही सभी लोग भय से कांप उठे। आहा, खांसी। आदित्य ने ईस्टन को ठंडे मन से देखा। वह धूल और कीचड़ की परवाह किए बिना जमीन पर लौट रहा था। उसने अपनी छाती को कसकर पकड़ रखा था और दर्द से चिल्ला रहा था। राजा ने ड्यूक के मन हृदय को अपंग कर दिया। सभी लोग एक दूसरे को देखकर चौंक गए। एक साधक के हृदय को अपंग करना उसे नश्वर में बदलने के समान था। इसके साथ आने वाले भयानक दर्द का तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता। मन हृदय के अपंग होने का दर्द लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर सकता था, ताकि वे इस नारकीय दर्द से बच सकें। ईस्टन द्वारा बचाया गया सैनिक पूरी तरह सदमे में वहीं जम गया। पीछे से सेना का नेतृत्व कर रहे हकू ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे शेष 3000 सैनिकों को पकड़ लें और उन्हें ले जाएं। इन सैनिकों को अब युद्ध बंदी बना लिया जाएगा और भविष्य की अन्य लड़ाइयों में इस्तेमाल किया जाएगा। जब ईस्टन दर्द से जमीन पर लौट रहा था, आदित्य ने एक 3 स्टार उपचारात्मक तरल निकाला और रक्तस्राव रोकने के लिए ईस्टन की पीठ पर डाल दिया। महाराज, क्या मुझे उसे मार देना चाहिए? सरलेस ने पीछे से आते हुए पूछा। नहीं, वो मेरी अगली योजना के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति होगी। आदित्य ने पलटकर सरलेस की आंखों में देखा, जो इस राजा के लिए अंतहीन प्रशंसा और सम्मान से भरी हुई थी। मैं नहीं चाहता कि दुनिया को पता चले कि मैंने उसके मन हृदय को अपंग कर दिया है। सुनिश्चित करें कि हमारे सैनिक अपना मुंह बंद रखें। समझ गया राजा। सरलेस ने यह सवाल नहीं किया कि आदित्य अपनी खबर क्यों दबाना चाहता था। फिलहाल उसने अपने राजा का अनुसरण करने और ये देखने का फैसला किया कि वो ईस्टन के साथ क्या करना चाहता है। सब सुनो, अब सब कुछ साफ करने का समय आ गया है। सारे हथियार और कवच इकट्ठा करो और फिर शवों का निपटान करो और सड़कें साफ करो। आदित्य या सरलेस के आदेश के बिना हकू ये जानने में सक्षम था कि उसे आगे क्या करना है। महाराज, अब हमें क्या करना चाहिए? अब जबकि उन्होंने जुल्क्स राजवंश पर कब्जा कर लिया है और नेपोका साम्राज्य की सेना को भी हरा दिया है, सरलेस जानना चाहता था कि क्या उसका राजा युद्ध जारी रखेगा और पूरे नेपोका साम्राज्य पर कब्जा करेगा। हालांकि युद्ध शुरू हुए अभी कुछ सप्ताह भी नहीं हुए हैं, लेकिन आदित्य को ऐसा लग रहा था जैसे बहुत समय बीत गया हो। सल्स, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? मुझे डर है कि मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया, सरलेस ने उत्तर दिया, जबकि उसने बेहोश ईस्टन को बांध दिया था, जो अब पूरी तरह से शक्तिहीन हो गया था। आदित्य ने आसमान की ओर देखा, जो अब साफ हो चुका था। हमने अभी अभी जुल्क्स राजवंश पर कब्जा किया है। मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। सिर्फ दुश्मन के इलाके पर कब्जा करना ही काफी नहीं होगा।
ये तो बताने की जरूरत नहीं कि हम नाइलैंड साम्राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर हम आक्रामक तरीके से विस्तार करते रहे और नेपोका साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, तो मुझे यकीन है कि नाइलैंड साम्राज्य जैसा 4 स्तरीय शक्तिशाली देश बस बैठकर हमें नहीं देखेगा। आदित्य ने अपनी बात जारी रखते हुए सरलिस की ओर देखा। ये पहले से ही सौभाग्य की बात है कि नाइलैंड साम्राज्य ने पीछे हटकर इस युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया, अन्यथा हमारे बचने की संभावना कम हो जाती। इसके अलावा लगातार 4 बड़ी लड़ाइयों के कारण स्टारिन सेना कमजोर हो गई है, जबकि हमारे सैनिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। घायल सैनिकों को ठीक होने में समय लगेगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सरलिस ने आदित्य के पीछे खड़े होकर पूछा। जब से सरलिस ने आदित्य को अपना राजा माना है, उसने मन ही मन कसम खा ली है कि वह आदित्य का हर जगह अनुसरण करेगा। अगर उसका राजा पूरी दुनिया से लड़ भी जाए, तो भी सरलिस अपने राजा के पीछे खड़ा रहेगा और उसकी पीठ को धकेगा। सरल, अभी के लिए हम इंतजार करेंगे। नेपोका राजा को एक पत्र भेजो कि अगर वह अपने ड्यूक को वापस चाहता है, तो उसे मेरे साथ बैठक करने के लिए सहमत होना चाहिए। सरलिस ने भौहें उठाईं, ये सोचकर कि उसका राजा क्या सोच रहा होगा। इसके अलावा इस तथ्य का उल्लेख न करें कि मैंने ड्यूक ईस्टन के मन हृदय को अपंग कर दिया है। आदित्य के शब्दों को सुनकर सरलिस को आखिरकार समझ में आ गया कि उसका राजा क्या सोच रहा था। वह नेपोका राजा के लिए दया महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, ये जानते हुए कि उसके साथ धोखा होने वाला था। ड्यूक और राजा दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे, फिर जोर से हंसने लगे, जिससे जनरल हकूब भ्रमित हो गया। हा 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 हा, महाराज, आपकी बुद्धिमत्ता का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये तो बस अग्रिम योजना है। सरलिस ने अपना सिर हिलाया, ये जानते हुए कि उसका राजा यहाँ केवल विनम्रता दिखा रहा था। महाराज, क्या आप जुल्क्स राजवंश की राजधानी वापस जाने की योजना बना रहे हैं, या क्या आप एजियो शहर लौटने की योजना बना रहे हैं? आदित्य ने अचानक ईस्टन को गर्दन से पकड़ लिया और हवा में उड़ गया। मैं उसे वापस राजधानी ले जा रहा हूँ। उसे हमारी जेल में कुछ समय बिताने और हमारी सेक्सी मालिश का अनुभव करने की जरूरत है। आदित्य की बातें सुनकर सरलिस डर से कांप उठा। उसे अचानक ईस्टन पर दया आने लगी, हालांकि ईस्टन उसका दुश्मन था। सरलिस ने सुना है कि यह सेक्सी मसाज इतनी भयावह थी कि पूर्व प्रधानमंत्री जोसेफ एक पूरे दिन की यातना के बाद अपने होश खो बैठे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन स्टारिन साम्राज्य द्वारा 50,000 सैनिकों की हत्या और ड्यूक ईस्टन को पकड़े जाने के एक दिन भी नहीं बीता था कि यह खबर जंगल की आग से भी तेजी से फैल गई। डाइंग आइल महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में हर राजा, ड्यूक और गुट सदमे में था। महाराज, क्या हम सचमुच एक तरफ खड़े होकर देखते रहेंगे कि कैसे स्टारिन राज्य अधिक भूमि जीतता है और अगला अधिपति बन जाता है? नाइलैंड राज्य में वर्तमान राजा और उनके मंत्री इस मुद्दे पर एक बैठक कर रहे थे। मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि हमारा वर्तमान राजनीतिक ढांचा पर्याप्त रूप से स्थिर नहीं है। जल्द ही मैं अपने किसी बेटे को गद्दी सौंप दूंगा। इससे राज्य के भीतर गृहयुद्ध शुरू होने की संभावना बढ़ जाती है। राजा के पास युद्ध से बाहर रहने के कुछ और कारण भी थे। उसने अपने मंत्रियों के सामने उन कारणों का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उनमें से कुछ ने राजकुमारों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। दोनों राजाओं को संदेश भेजो कि नाइलैंड का राज्य दोनों राजाओं की एक बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक 3 दिनों में थेरा के राज्य में होगी। इस बीच आदित्य कुछ घंटों की उड़ान के बाद आखिरकार अजूरे शहर में वापस लौटने में कामयाब हो गया। पहरेदारों ने अपने राजा की ओर देखा, जो अप्रत्याशित रूप से वापस आ गया था। महाराज, दोनों रक्षकों ने अपने राजा के प्रति सम्मान दिखाने के लिए घुटने टेक दिए। सभी सैनिकों में अपने राजा के प्रति अपार सम्मान था। इस महीने आदित्य ने जो भी काम किए, उससे उसे लोगों और सैनिकों दोनों से बहुत सम्मान मिला। तुम उठ सकते हो। इस आदमी को भूमिगत जेल में ले जाओ। आदित्य ने ईस्टन को 3 मीटर की ऊंचाई से फेंक दिया। गार्डों ने ड्यूक को पकड़ लिया, जो अब एक भिखारी की तरह लग रहा था। सुनिश्चित करें कि वो भूख से न मर जाए। समझ गए महाराज। 2 पहरेदारों ने ईस्टन को घसीट कर ले गए, जबकि अन्य सैनिक राजा के महल की रखवाली करते रहे। आदित्य फिर प्रशिक्षण मैदान की ओर उड़ गया। जैसे ही वो उतरा, वॉटसन, उसका बटलर और उसकी पत्नी कीमिया की देवी दोनों आदित्य को खोजने के लिए महल से बाहर निकल आए। आदित्य अपने ड्रैगन पंखों को वापस खींचकर वो जूलिया की ओर मुड़ा, जिसने उसे विभिन्न भावनाओं के साथ देखा। हालांकि उन्हें अलग हुए 2 दिन से भी कम समय हुआ था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे 1 साल बीत गया हो। जूलिया, तुम हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हो। आज उसकी पत्नी ने एक खूबसूरत हल्के बैंगनी रंग का किमोनो पहना हुआ था, जिससे वो सचमुच एक देवी की तरह लग रही थी। जूलिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ उस व्यक्ति की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाया जिसे वह अपना मंगेतर मानती थी।
उसका हर कदम शान से भरा हुआ था। वह एक परी की तरह थी जो नश्वर दुनिया में उतर आई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आज उसने अपने बैंगनी बालों को एक जूड़े में बांध रखा था जिससे उसकी सुंदर और आकर्षक गर्दन उजागर हो रही थी। सैंडल पहने हुए वह हल्के से आदित्य की दिशा में चली गई। इससे पहले जूलिया हमेशा साधारण कपड़े पहनती थी। ये पहली बार था जब वो उसे पारंपरिक पोशाक में देख रहा था। उसे ये स्वीकार करना होगा कि वह अपने बालों के रंग से मेल खाते इस पोशाक में असाधारण रूप से अच्छी लग रही थी। आदित्य के सामने चलने के बाद उसने मुंह बनाया जिससे वह और भी प्यारी लग रही थी। वो इस बात से दुखी थी कि आदित्य ने उसे नेपो का साम्राज्य के आक्रमण के बारे में नहीं बताया। आदित्य ने उसके विचारों का अनुमान लगाया और असहायता से मुस्कुराया। ब्लैक हार्ट की बदौलत हम दोनों युद्ध जीतने में कामयाब रहे। अगर हम इस तारिन सेना का शरीर हैं तो आप उस शरीर के आंतरिक अंग हैं जिसकी वजह से हमारी सेना सुचारू रूप से काम कर पाए। आपकी कड़ी मेहनत की वजह से हमारे सैनिक जल्दी ठीक हो पाए। इस युद्ध में आपका योगदान किसी से भी बड़ा है। जूलिया ने अपनी मुस्कान छिपाने की कोशिश करते हुए अपना सिर नीचे झुका लिया। ये शब्द उसके दिल को गर्म करने के लिए काफी थे। उसे खुशी हुई कि आदित्य उसकी कड़ी मेहनत की सराहना कर रहा था। कोई भी धन या संपत्ति इस गर्मजोशी की भावना की तुलना नहीं कर सकती जो उसके दिल को शहद की तरह मीठा बना रही थी। क्या तुम्हें चोट लगी है? जूलिया ने धीमे स्वर में पूछा। मुझे खेद है, तुमने क्या कहा? आदित्य सुन नहीं सका कि उसने क्या कहा। उसने अपना सिर उठाकर उसकी लाल आंखों में देखा और पूछा, मैंने पूछा था कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है? मुझे कोई चोट नहीं लगी है। अगर मैं घायल भी होता तो भी मेरे पास आपकी 3 स्टार वाली उपचारात्मक गोलियां होती। ये सब आपकी गोलियों की बदौलत ही संभव हो पाया कि हम आपकी हताहतों की संख्या कम कर पाए। आप अपनी सेना की रीढ़ हैं। खुश होकर उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। मुझे लगता है कि तुम इनाम के हकदार हो। बताओ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? जब तक मेरी शक्ति में है मैं तुम्हें देने की पूरी कोशिश करूंगी। क्या मैं सचमुच कुछ मांग सकता हूं जब तक यह मेरी शक्ति में है? उसने सीधे उसकी आंखों में देखा और हिम्मत से पूछा, तो मैं चाहती हूं कि तुम मेरे माता पिता से मिलो। आदित्य की आंखें अपनी पत्नी की बातें सुनकर आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। आदित्य जानता था कि एक दिन उसे जूलिया के माता पिता से मिलना ही होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। लेकिन पीछे मुड़कर देखता हूं, जूलिया यहाँ 2 साल से ज्यादा समय से रह रही है। उसके लिए अपने माता पिता को याद करना सामान्य बात है। मुझे यकीन नहीं है कि वे मुझसे मिलने के बाद कैसी प्रतिक्रिया देंगे। आदित्य की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी। वहां अनगिनत अन्य पुरुष थे जो साधक, प्रभाव और रूप के मामले में उससे 100 गुना बेहतर थे। उसे लगा कि अगर वह उसके माता पिता से मिलने गया तो उसके माता पिता उसे नीची नजर से देखेंगे और उन्हें अलग करने की कोशिश करेंगे। मैं जूलिया के माता पिता से मिलने के बारे में सोच रहा था जब मैं इस लायक हो गया कि अपनी पहचान छिपाए बिना सार्वजनिक रूप से जूलिया का हाथ थाम सकूं। आदित्य इतना अहंकारी नहीं था कि वह ये सोचे कि वह इस महाद्वीप की सबसे खूबसूरत लड़की के लायक है। उसके साथ कुछ समय बिताने के बाद उसे लगने लगा कि उसे ऐसा बनना चाहिए जिससे उसकी पत्नियां उस पर गर्व कर सकें। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नियां सबके सामने उसका नाम लेने में शर्म महसूस करें। राजा अहमद और आदित्य ने महाद्वीप के इस हिस्से में किसी को भी यह तथ्य कभी नहीं जानने दिया कि वह 7 देवियों का पति है। इसका एक और कारण ये था कि वे जानते थे कि जनता आदित्य का उपहास करेगी। हालांकि आदित्य को अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि ये राय उसकी पत्नियों को प्रभावित करेगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जूलिया, मैं। आदित्य थोड़ा उलझन में था। जूलिया एक कुलीन घराने से थी जिसका इतिहास हजारों साल पुराना था। उसके पिता, जो पूरे महाद्वीप के सबसे मजबूत राज्यों में से एक के ड्यूक थे, के पास एक रात में 4थे दर्जे के राज्य को भी नष्ट करने की शक्ति थी। ओनाट के घराने के पास कई 4थे दर्जे के शक्तिशाली लोग थे। जूलिया की पहचान कीमिया की देवी के रूप में भूल जाओ। बस उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी चीज थी जिसका मैं मुकाबला नहीं कर सकता। तीसरे क्रम और चौथे क्रम के बीच बहुत बड़ा अंतर था। ये चींटी की तुलना हाथी से करने जैसा था। मैं आपकी चिंता समझता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास करो, मेरे माता पिता ऐसे लोग नहीं हैं जो दूसरों को नीची नजर से देखते हो। आदित्य ने थोड़ी राहत महसूस करते हुए मुस्कुराया। मुझे नहीं लगता कि मैं अब तुम्हारे माता पिता से मिल पाऊंगा। मुझे बहुत सारे प्रशासनिक काम निपटाने हैं। दरअसल आदित्य कल आधिकारिक रूप से राज्य पर कब्जा करने के लिए जुल्क्स राजवंश की राजधानी जाने की योजना बना रहा था। तो फिर 1 महीने के बाद अपने माता पिता से मिलने क्यों नहीं जाती? जूलिया को भी अपनी मां का पत्र मिला जिसमें उसे अपने मंगेतर के साथ घर लौटने के लिए कहा गया था। कुछ देर सोचने के बाद आदित्य को एहसास हुआ कि 1 महीने में वह अपने सभी प्रशासनिक काम निपटाने में सक्षम हो जाएगा और अगर नेपो का साम्राज्य ने फिर से आक्रमण शुरू नहीं किया तो उसके पास कुछ खाली समय भी होगा।
ठीक है। अच्छा, जूलिया एक बच्चे की तरह मुस्कुराई जो आदित्य को बहुत प्यारा लगा। वॉटसन, क्या तुम अब बाहर आ सकते हो? उन्हें परेशान न करने के लिए वॉटसन जानबूझकर महामहिम का अभिवादन करने के लिए बाहर नहीं आया। महाराज, 2 बड़ी लड़ाइयां जीतने के लिए बधाई। हा हा हा, बहुत बधाई देने की जरूरत नहीं है। आदित्य के पीछे पीछे जूलिया भी वॉटसन और आदित्य के बीच की बातचीत से दूर रही। उसे प्रशासन के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। राजनीति हमेशा उसे उलझन में डाल देती थी। वॉटसन के साथ कुछ घंटों तक बातचीत करने के बाद तीनों ने खाना खाया और फिर सोने चले गए। अगली सुबह आदित्य सुबह जल्दी उठ गया। पिछली बार वह अपने ऑफिस में सोया था। जल्दी जल्दी नहा धोकर वो वॉटसन को ये बात बताकर चला गया। उड़ान भरते समय आदित्य ने अंततः अपने आंकड़े जांचने के लिए कुछ समय निकाला। इसके बाद मेरे आंकड़े काफी बेहतर हो गए हैं। अब मेरा स्तर 100 पर पहुंच गया है, जिसका मतलब है कि मेरी साधना दूसरे क्रम के मध्य चरण में पहुंच गई है। अगर मैं इसी गति से आगे बढ़ता रहूं, तो मैं कुछ हफ्तों में दूसरे क्रम के चरम चरण तक पहुंच जाऊंगा। अंडरस्कोर ताकत 209 220 अंडरस्कोर गति 377 जोड़ 100 जोड़ 388 जोड़ 100 जोड़ अंडरस्कोर सहन शक्ति 209 220 अंडरस्कोर स्वास्थ्य 209 220 अंडरस्कोर मान 2781 2792 अंडरस्कोर निःशुल्क आंकड़े 6890। लड़ाई में मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरा मन और मेरी चपलता है। मेरी चपलता ने मुझे तीसरे क्रम के साधकों के खिलाफ जीतने की अनुमति दी है। वर्तमान में मेरी चपलता 388 जोड़ है और विंड फेयरी के कंगन से मुझे जो 100 जोड़ चपलता बढ़ावा मिलता है, उसे मिलाकर मेरी चपलता 500 जोड़ अंत तक पहुंचने से केवल 12 जोड़ दूर है। कुछ सोचने के बाद आदित्य ने अपनी चपलता में 12 जोड़ मुफ्त आंकड़े लगाने का फैसला किया। उसने अपने मन में 8 जोड़ मुफ्त आंकड़े लगाने का फैसला किया ताकि उसका मन 2800 जोड़ अंक तक पहुंच सके, और फिर अपने बाकी मुफ्त अंक अपने दूसरे आंकड़ों में लगा दिए जो पीछे रह गए थे। अंडरस्कोर नाम आदित्य बैनेट अंडरस्कोर जाति ड्रैगन अंडरस्कोर रिक्तरेखा क्रिम्सन हेवनली ड्रैगन अंडरस्कोर वर्ग युद्ध नर्तक रून सम्राट अंडरस्कोर स्तर 100 अंडरस्कोर सहज कौशल त्वरित सीखना और अनुकूलन क्रिम्सन ब्लेज हथियार ग्रैंडमास्टर रूनिक मंत्रमुग्धता ड्रैगन परिवर्तन अंडरस्कोर निष्क्रिय कौशल विस्फोट तरंग क्रिम्सन ब्लिंक साइलेंस माइंड दैवीय रोष का विस्फोट आत्मा की आग की आभा चंद्र दृष्टि आशीर्वाद की गड़बड़ी रहस्यमय उछाल इन्फर्नो रून का आकर्षण बिजली का डैश अंडरस्कोर कलाकृति पवन परी का कंगन 7 सागर का मुकुट अंडरस्कोर शक्ति 220 235 अंडरस्कोर गति 388 जोड़ 100 जोड़ 400 जोड़ 100 जोड़ अंडरस्कोर सहन शक्ति 220 235 अंडरस्कोर स्वास्थ्य 220 235 अंडरस्कोर मन 2792 2800 अंडरस्कोर निःशुल्क आंकड़े 9025 आदित्य ने आपातकालीन स्थिति के लिए 25 जोड़ रखने का फैसला किया। वो कठिन परिस्थितियों के लिए कुछ मुफ्त अंक रखना पसंद करते हैं जहां उनके आंकड़े पर्याप्त नहीं है। बिजली की चमक 100 जोड़ चपलता अब जब उसके पास 2800 जोड़ मैना था, तो वह अपने मैना खपत के बारे में चिंता किए बिना अपने कौशल का उपयोग कर सकता था। जैसे ही उसने निष्क्रिय कौशल लाइटनिंग डैश को सक्रिय किया, उसकी गति बढ़कर 600 जोड़ हो गई। बूम! आदित्य रॉकेट की तरह ल्यूनेबर्ग शहर की दिशा में आगे बढ़ा, जो पहले जुलेक्स राजवंश की राजधानी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन सुबह के सूरज ने डाइंग आइल महाद्वीप के पूर्वी हिस्से के आसमान को चमका दिया था। किसी भी सामान्य दिन की तरह लोग आज होने वाले बदलावों की उम्मीद करते हुए उठे। यह कोई रहस्य नहीं था कि राजा आदित्य आधिकारिक तौर पर अपने इस्टारिन साम्राज्य के हिस्से के रूप में जुल्क्स राजवंश को अपने नियंत्रण में लेने जा रहे थे। आज के बाद जुल्क्स राजवंश अतीत की बात हो जाएगी। जिस घटना के कारण 100 जोड़ साल तक चले इस राजवंश का अंत हुआ, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी। आज जुलुक्स राजवंश की गद्दी पर एक नया शासक बैठेगा जिसे अब इस्तारिन साम्राज्य का हिस्सा कहा जाएगा। लोग थोड़े चिंतित थे। आमतौर पर जब कोई नया शासक पुराने शासक की जगह लेता है, तो वो बहुत सारे बदलावों के साथ आता है। कर की दर बढ़ाई जा सकती है, नई नीतियां या नियम पेश किए जा सकते हैं। पुराने शासक राजा सेबेस्टियन एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने राजवंश का विस्तार करना चाहते थे। चूंकि नाइलैंड का साम्राज्य उनके राजवंश के साथ सीमा साझा करता था, इसलिए वो वास्तव में उन छोटे राज्यों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते थे जिन्होंने खुद को 4 स्तरीय साम्राज्य के साथ संबद्ध कर लिया था।
डाइंग आइल महाद्वीप के पूर्वी भाग में इस्टारिन साम्राज्य और नेपोका साम्राज्य ही एकमात्र ऐसे राज्य थे जिन्होंने नाइलैंड साम्राज्य के साथ गठबंधन नहीं किया था। दशकों से सेबेस्टियन अपने राजवंश की लगभग सारी आय का उपयोग अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की कोशिश में कर रहा है। सेबेस्टियन के सिंहासन पर बैठने से पहले जुल्क्स राजवंश पर नेपोका साम्राज्य द्वारा लगातार दबाव डाला जा रहा था। दो राज्यों के बीच छोटे मोटे संघर्ष या टकराव हर समय होते रहते थे। उस समय नेपोका साम्राज्य के पास अधिक सैन्य शक्ति थी और इसे महाद्वीप के इस हिस्से में दूसरा सबसे मजबूत साम्राज्य माना जाता था। लेकिन पिछले प्रधानमंत्री जोसेफ और सेबेस्टियन के संयुक्त प्रयासों से 2 दशकों के भीतर जुल्क्स राजवंश एक शक्तिशाली राज्य बन गया जो नेपोका साम्राज्य से भी अधिक शक्तिशाली था। सेबेस्टियन उस तरह का राजा नहीं था जो अपने लोगों के बारे में चिंतित रहता था। उसका मुख्य ध्यान हमेशा अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने पर रहा। नतीजतन सेबेस्टियन के शासन में आम और मध्यम वर्ग के परिवारों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध के समय राजा कर बढ़ा देता था जिससे मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के परिवारों को मुश्किलें होती थीं। आज हर कोई केवल बुरे की ही उम्मीद कर रहा था। अगर कोई जुलेक्स राजवंश के लोगों से पूछता कि वे अपने राजा के बारे में क्या सोचते हैं, तो हर कोई उसके बारे में बुरी बातें ही कहता। लोग आदित्य को ऐसा शासक मान रहे थे जिसे अपनी प्रजा की परवाह नहीं है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन ल्यूनबर्ग शहर जुलुक्स राजवंश का हृदय स्थल है, 7 अन्य शहरों में सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध शहर। ये शहर मूल रूप से एक छोटा शहर था जहां जुलुक्स राजवंश के विभिन्न हिस्सों से व्यापारी अपना माल बेचने आते थे। बाद में जब जुलुक्स राजवंश के पहले राजा ने इस भूमि पर विजय प्राप्त की, तो